ओके जी। तुमसे कह रहा है कि अ मैन इज रनिंग अ रेस इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बंदे का जो मास वास होता है, वो बंदे का मास तकरीबन हम 70-80 के आसपास ले लेते हैं, सही है। 70-80 केजीज हम ले लेते हैं, राइट। जो अप्रोक्सीमेट मास ऑफ द ह्यूमन होता है, सही है, वो तकरीबन 70-80 केजीज होता है, सही है। ये अप्रोक्सीमेशन कहीं लिखते जाओ अपने पास ना, अलग से कोई सफ़ा बना के, तो ये हो जाएगी अच्छी खासी। सही है, सो 70-80 केजीज होता है इसका मास, सही है, मैन का, सही है। तुम्हारे ख्याल में बंदा कितना तेज भाग सकता होगा? एनी रैंडम गेस? किसी के पास कोई रैंडम टेन। गेस? 10? 10 होगा शायद मैक्स। 10 मीटर 10। पर सेकेंड? अबे हुसैन यस। बोल्ट का बाप भी नहीं भाग सकता इतनी पाँच तेज। या दस अच्छा, सर पाँच। थर्टी के बीच फाइव में। सर, अबे अबे पाँच ही पागल हो। होगा। ब्रो, 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड के अंदर 10 मीटर तुम कवर करो। हुसैन बोल्ट की मैक्सिमम स्पीड अरे 9.7 थी। 5 या 6 मीटर पर सेकंड। हाँ। सही है। 35 वाला कौन था? इमाद भाई, 35 इंसान है यार, तुम क्या समझ रहे हो, जिन्नात समझ रहे हो। सर किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, ओके। 35 किलोमीटर को अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो चलो ओके फाइन, वो कन्वर्ट करके देखा जाएगा। बट ओके। तो तकरीबन 5-7, बट तुम्हें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो तुम ले लो 5-5 ले लो, सही है। सो 1/2 इंटू 80, सही है, इंटू 5 स्क्वायर कर दो, ये कितना आता है? 1000 आवर। 1000 आसपास आ रहा है, ओके। परफेक्ट हो गया। आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन कौन करवाएगा? ये क्वेश्चन ईशा करवा लेगी। ईशा बड़े दिनों बाद आ रही है। ईशा जरा रीड कर लोगी प्लीज। G. A sample of gas has a mass of 4.8 micrograms and occupies a volume of 1.2 decimeter cube. What is the density of the sample of gas? तो mass over volume करेंगे और देखो, दोनों को एक convert बदतमीजी की करेंगे। हुई है इन्होंने, एक बदतमीजी यहाँ की हुई है, एक बदतमीजी यहाँ की हुई है। सही, अगर तो तुमने हम्म, केमिस्ट्री पढ़ रखी है बचपन में, सही है, तो तुम्हें पता होगा कि डेसी क्या होता है, सही है। और अगर तुम्हें नहीं पढ़ रखी, तो भाई ईद मुबारक। अच्छा जी, क्या होता है, जरा बता दो कि प्लीज। सर तो 4.8 इंटू 10 to the power -6 करेंगे हाँ हाँ। और दूसरा करेंगे 1.2 इंटू 10 to the power फिर से माइनस अबे अबे सिक्स अबे, -1 दो दफा काय को? ये नीचे वाला के लिए? हाँ नीचे वाले की। अच्छा ऐसा करियो। 1.2 एक्सपोनेंट -6 क्यों करियो? वैसे -3 नहीं होना चाहिए। अम्म, डेसी तो जस्ट, देखो सेंटी जो है वो -2 होता है, मिली जो है -3 होता है, डेसी जो है -1 होता है, सही है। सो और अच्छा -1 हाँ। का क्यूब जो होगा वो -3 हो जाएगा। है ना, यस है ना? यस नेगेटिव। हम्म। निकालो जरा, आंसर गलत आएगा, बता दो उसके बाद क्यों। सर यू वांट कन्वर्ट इनटू केजी। ओए हो, अबे यार बोलना थोड़ी था यार, मुझे इसको जलील करना था, इतने दिनों बाद आ रही है ये। यस, यू हैव टू। अच्छा। ओके, बच गए बेटा। ओके, कर लो प्लीज। ब्रो, उसने यूनिट यूनिट यहाँ से देखना पड़ेगा आपको। सही ना, कि उसने केजी भी दे रखा है, सही, उसने ग्राम्स पर मीटर क्यूब नहीं बोला हुआ है, समझिए ना। जी। आ रहा है 4 इंटू 10 to the power -6 तो फिर सी। -6 आ गया, सही हो गया, परफेक्ट है। ओके जी। तुमसे कह रहे हैं विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोसीडेड बाय द वेक्टर क्वांटिटी बट नॉट बाय स्केलर क्वांटिटी, ओके। वेक्टर क्वांटिटी के बाद हमें पता है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, बट नॉट स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन ओनली हो जाएगा, सही है, सिंपल है। आ जाओ भाई। यूसुफ जिंदा बैठो, यूसुफ जरा रीड कर लोगे प्लीज। जी. A circuit is set up in an order to determine the resistance of a 12-volt 1.2 W lamp when operating normally. An analog meter and an analog voltmeter are used. Which ranges for the meters would be most suitable? मुझे हमेशा ऐसा मिलता है. एक मिनट. आए। Um, a circuit is set up in order to determine the resistance of a 12-volt 1.2 watt lamp when operating. बाउंसर जा रहा है कि ऊपर से जा Meter. रहा है बिल्कुल? F16। एक मिनट. ओके। What is V into I? तो ऊपर से जा रहा है. अच्छा ओके फाइन, निकाल दो, पहले ये कर लो, कितना आ रहा ये आ रहा है 0.1. है? 0.1, ओके। अब समझ में आ रहा है? जी, आई थिंक रेंज फिर 0 to 0.5 में होगी ना. है। करंट की. अच्छा ऐसा होगा, और और वोल्ट मीटर की रेंज. वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ऑफ 12.
of a 12 volt 1.2. अबे इससे पता चल रहा है, डायरेक्ट इससे आंसर पता चलेगा, 12 से पता तो चलेगा ए आंसर। होगा ना, फिर 0 to 20 तो फिर ए होगा। यस भाई, देखो सीन ये होता है, सीन ये होता है। तुम लोग अभी P3 दे के आ रहे हो, लेकिन तुम लोग ने सिर्फ जो है ना, तुम लोग की आदत खराब हो गई, तुमने बस नाप के आए हो, कुछ नहीं पता कि क्या किया है ना भाई। सीन ये होता है हाँ कि तुम्हारे पास जो उसका आखिरी वाला डिजिट होता है ना, वो तुम्हें बता देता है रेंज। सही हो गया? कि अगर तुम्हारे पास जैसे ये 12 आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब है कि ये जो स्केल होगा ना, जो आपके पास आप कह लो कि डीएमएम या वोल्ट मीटर के ऊपर जो स्केल होता है, जो नॉब होता है जिसको आप घुमा रहे हो, तो सही है, तो वो नॉब जो होगा वो 0 से लेकर 20 तक की रेंज में होगा। सही है? आप कह सकते हो 100 तक भी तो जा सकते हैं, 100 भी तो 12 के अंदर आता है, राइट? तो आ तो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है, बट जो आपने रेंज रखी है वो 12 के अंदर आ रही है, और रेंज का आपको पता है कि 0, फिर 20, सही है, फिर 100, और फिर 1000 एंड सो ऑन आगे जाता है। सही है? तो ये वाली रेंज के अंदर आपका वोल्ट मीटर आ रहा होगा। सही है? और एम मीटर का जो जो लीस्ट वैल्यू आ रही है ना, उससे आप अंदाजा लगा लो कितना आएगा। सही है? आई विश तो क्लियर हो गया होगा। जी। चलो जी, आगे आ जाओ भाई। इमाद रीड कर लोगे प्लीज? Two liquid and glass thermometers in a well-mixed liquid are individually observed by 10 different students. All agree that one thermometer reads 21 degrees Celsius and the other thermometer reads 23 degrees Celsius. What is a possible explanation for the difference? हम्म, एनी आइडिया ब्रो? अच्छा, इन्होंने बाय द वे कुछ चीजें कही हुई हैं, आपने रीड किया? टू लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इन अ वेल मिक्स्ड लिक्विड, ओके, आर इंजली ऑब्जर्व्ड बाय द 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स। इन दोनों चीजों का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को? अंग्रेजी लिखी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब फिजिक्स से ताल्लुक नहीं है। ये दो, इन दो चीजों का मतलब समझ में आ रहा है? ऑल agrees that one thermometer give this and one thermometer give that. Yes. Any idea? So systematic error? What about the random? Um, so but all of them are getting the same. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली देखो, आपको पता है क्या, कि बस सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, दो चीजें होती हैं। सही है? रैंडम एरर हमारे अपने बेवकूफ़ी की वजह से आ रहे होते हैं। सही है? इन्होंने कहा कि हमने लिक्विड को वेल मिक्स्ड किया हुआ है। सही है? इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर होगा, दैट विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लिक्विड, राइट? तो रैंडम एरर यहाँ से कम हो गया। सही है? फिर तुम्हें पता है कि अगर रीडिंग एक दो बंदे लेते हैं तो उसके अंदर जाहिर बात है प्रॉब्लम आता है, बट इन्होंने 10 बंदा खड़ा कर दिया जिनकी जिंदगी में कोई काम नहीं था, वो टेम्परेचर नाप रहे थे। सही? तो 10 लोग थे, तो उन 10 लोगों ने जब मेजरमेंट लिए तो इससे दोबारा से रैंडम एरर रिड्यूस हो गया। सो रैंडम एरर इस सिस्टम के अंदर बिल्कुल इन दो चीजों की वजह से खत्म हो चुका होगा, राइट? एंड चूंकि ये वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब है कि कोई जीरो एरर की वजह से जो है ना, ये वैल्यू ऊपर जा रही होगी। सही है? तो तुम्हारे पास जो है ना, लिक्विड आर नॉट एट द सेम टेम्परेचर। सही है? ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसने कहा है वेल वेल मिक्सड है, तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए, राइट? द रीडिंग आर नॉट प्रिसाइज। द रीडिंग्स आर प्रिसाइज बिकॉज जो जितने भी लोग हैं उन सब की जो रीडिंग आ रही है, दे आर लाइक क्लोज अप्रॉक्सीमेटली ईच अदर, राइट? देयर इज अ रैंडम एरर अफेक्टिंग द रीडिंग। दो चीजें जिसकी वजह से रैंडम एरर रिड्यूस हो रहा है, ओके? इज अ सिस्टमैटिक एरर अफेक्टिंग द रीडिंग, ओके? दैट इज द आंसर, ओके। आजो भाई, कौन कर सकता है? हसाम बेटा रीड कर लेगा? The graph shows how the velocity of a ball varies with time from the moment it is hit vertically upwards from the ground. What is the displacement of the ball from ground after a time of 3 seconds? जनाब, क्या कहानी? सर, ये इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट होगा ना? अच्छा, ऐसा होगा। और ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट एक्सेलरेशन। बहुत सही भाई। तो बस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के सबट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, ऐड क्यों नहीं कर रहे? और एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन्होंने ना, बोला है अच्छा ओके, डन डन डन। इन्होंने वैसे जो है ना, इन्होंने वैसे ये बोला, ये इन्होंने वैसे वाला ट्रायंगल बनाया हुआ है। कुछ अल्लाह के नेक बंदे जो है वो ये भी निकाल के आ जाते हैं। सही है? क्या ये सही होगा? यस। नहीं, क्यों नहीं, भाई? है क्यों भाई? क्योंकि ऐसा सही नहीं होता है ना? ऐसे कभी किया ही नहीं। ओके ओके भाई, ये लॉजिक ये होती है कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस निकालते हैं। मैथ्स के अंदर तुम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर। सही है? वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन या एरिया ऑफ रेवोल्यूशन। सही है? तो एरिया जब भी हम निकाला करते हैं तो वो एरिया निकालते हैं जो कि एक्स एक्सिस और कर्व के साथ इनक्लोज हो, राइट? ये कर्व आ रहा है, सही, और ये एक्स एक्सिस आ रहा है, ये कर्व आ रहा है और ये एक्स एक्सिस आ रहा है, यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, ओके? तो इस वजह से,
समझ रहे हो? हाँ, अगर तुम बोलो ये वाला एरिया ले लो तो यस ले सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम है, राइट? तो ये कर्व और एक्स एक्सिस आ जाएगा, लेकिन वो फिर एक्स एक्सिस के साथ इंक्लूड नहीं होगा, तो ये मसला है। खैर, चलो आ जाओ भाई। 1/2 इंटू बेस हमारे पास है 2, इंटू हाइट हमारे पास है 20, एंड माइनस। अब देखो, दो दो चीजें करोगे, या तो एक माइनस या तो वेलोसिटी का माइनस लगा लो, या आंसर का या यहाँ पे माइनस लगा लोगे। तो मैं यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ, सो 1/2 इंटू 1 सेकेंड इसका टाइम है, और 10 की स्पीड है, राइट? मैं -10 नहीं ले रहा हूँ। अगर तुम -10 लोगे यहाँ पे, देन यू हैव टू पुट द एडिशन साइन हियर, राइट? समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जी वो सर यहाँ 15। से खुद ही ब खुद आएगा नेगेटिव निकल के। सही हो गया। सो ये कितना आ रहा है भाई? 20 यहाँ से आ 15। जाएगा, और 5 यहाँ से आ जाएगा। 15 कह रहे हो? जी जी 15। ओके भाई, डन हो गया। भाई अगर किसी को मसला हो भाई, प्लीज बोल देना। अगर बोलने में शर्म आती हो तो मैसेज कर देना, टैग चैट कर देना, सही है? चुपके से। चलो भाई आ जाओ। खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये। कौन कराएगा? ये इब्राहिम कराएगा। इब्राहिम से रीड कर लोगे तो? पहले वाले ने करना है। Two students each throw a ball horizontally from the top of a tower. The two balls are released at the same time. The first students throw her ball with a speed of 20 meters per second, and the second student throws his ball with a speed of 10 meters per second. Assume air resistance is negligible and that the ball lands on a horizontal ground, which should describe the horizontal distance traveled and the landing times of the two balls on the ground. हम्म। क्या कह सकते हो? Sir, horizontal distance same होगा, landing time different. हॉरिजॉन्टल कैसे भाई, कैसे? इतना मुश्किल क्वेश्चन तो तुमने ऐसे कैसे नाम दिया? सर वो ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो सर वो डिस्टेंस तो सेम होगा, लेकिन स्पीड की वजह से वो टाइम डिफरेंट होगा। अरे नहीं मेरा बच्चा, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। तुमने सिनेरियो नहीं समझा। देखो सीन ये है, आप ये कह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, दोबारा बताओगे आंसर? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है और लैंडिंग टाइम डिफरेंट। अच्छा ऐसा बोलो, चलो करके देखते हैं। देखो सीन ऐसा है, तुम्हारे जहन में आ रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तुम इसको वर्टिकल मान के क्यों नहीं चल रहे हो? सर वो आ रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन पर। एक सेकंड, लोगों दिखा रहे थे आपको। सही है, मान लो कि ये एक बॉल है। थोड़ी लंबी कर रहा हूँ मैं, थोड़ी लंबी कर रहा हूँ, ओके? मान लो कि एक बॉल है, तुमने जो है ना इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, राइट? 20 मीटर पर सेकेंड से, सही। ये एक बॉल है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड से तुमने थ्रो किया, सही है। इन्होंने हमें दो चीजें दी हुई है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेकर जहां तक उसने लैंड हुआ है वो वाला डिस्टेंस, राइट? वो हमने निकालना है। और लैंडिंग टाइम, लैंडिंग टाइम तो पता है, वर्टिकल को यूज करके लैंडिंग टाइम निकालोगे या हॉरिजॉन्टल को यूज करके लैंडिंग टाइम निकालोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? क्योंकि दोनों मोशन, मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो टाइम होता है वो सेम होता है, राइट? आज भाई निकाल लेते हैं, जरा जल्दी से यूज करो इसको और निकाल लो। इसका जो इसका जो अच्छा पहले तो पहले हम लैंडिंग टाइम निकाल लेते हैं, उसको फिर आगे यूज कर लेंगे, सही है? सो जो लैंडिंग टाइम आएगा इसका, वो हम यूज कर लेते हैं वर्टिकल मोशन। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होने वाली है, क्योंकि उसने देखो हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ओके? हॉरिजॉन्टली थ्रो करने में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, राइट? एक्सेलरेशन नीचे को आ रहे हो तुम 9.81 ले लोगे, सही है? और कोई और चीज दी है इन्होंने? टाइम निकालना है। वर्टिकल हाइट भी नहीं दी हुई, फाइनल वेलोसिटी भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ओके फाइन, चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा लेते हैं। फाइनल फाइनल वेलोसिटी हिट होने के वक्त जीरो नहीं होगी या अबे नहीं बे, ऐसा नहीं लेते, शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? पूरा P2 करके आ रहा है। सॉरी। सॉरी। अच्छा जी। सो इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ गई। अच्छा जी, सही है, सही है, सही है, सही है। ओके फाइन, टी नहीं, टी हम निकाल सकते हैं। और इन्होंने एक काम, एट द सेम, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, सही है। दोनों ने वर्टिकल, दोनों की वर्टिकल हाइट सेम है, फाइन। ये वाली हाइट जो है ये दोनों दोनों केसेस के अंदर सेम है, सही है। सो एस हम ले लेते हैं, एस हम ले लेते हैं, बस एच ले लेते हैं, सही है। ये दोनों के अंदर सेम होगा, मे बी कैंसिल आउट हो रहा होगा, सही है। अच्छा जी, सो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें, एच की फॉर्म में टाइम निकलेगा, सही है। सो टाइम अगर मैं निकालूं एच की फॉर्म में, सो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? सो एच हमारे पास आ रहा है एच, यू टी वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, सही है। और हाफ ए हमारे पास आ रहा है 9.81, और टी हमारे पास आ जाएगा जस्ट ये, सही। तुम अगर एच की फॉर्म में निकाल लो, सो 2 टाइम्स 9.8, सॉरी, 2 डिवाइडेड बाय 9.81, ओके, एंड अंडर रूट, ओके। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एच, याद रखना एच कांस्टेंट है, राइट? सो ये आ गया टाइम पहले वाले के लिए, सही हो गया।
अच्छा जी, अगर तुम टाइम दूसरे वाले के लिए भी निकालो, वैसे यार तुम्हें सेंस बनना चाहिए यार। चलो खैर बता दो। अब देखो सीन ये है, दूसरे वाले का जो सिनेरियो है, दूसरे वाले का सिनेरियो यहाँ बनाओ। सही है। अब देखो दूसरे वाले को जो आपने थ्रो किया है, वो थ्रो किया है आपने 10 के साथ, ऐसे ही। दूसरे वाले को आपने थ्रो किया 10 के साथ। लेकिन अगर तुम इसका इन वर्टिकल मोशन देखोगे, क्योंकि वर्टिकल हाइट सेम है, राइट। अगर तुम इसका वर्टिकल मोशन देखोगे, सो जो वर्टिकल मोशन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है 9.81, राइट। एंड एस जो है वो हाइट भी सेम है, तुम देख रहे हो तीनों क्वांटिटीज। इसकी जो ये तीन क्वांटिटीज हैं, ये सेम है। इसकी भी ये तीन क्वांटिटीज सेम आ रही है, राइट। तो तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारे पास जो लैंडिंग टाइम होने वाला है वो दोनों का सेम होने वाला है। क्या अंदाजा हो रहा है इब्राहिम, क्या अंदाजा हो रहा है? हाँ ना बोल भाई प्लीज। जी सर। सही हो गया ना, समझ में आ रहा है? ऑल्दो मैं इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर जी। सकूंगा क्योंकि मेरे पास एच की वैल्यू नहीं है, सही है। बट अगर तुम एच की वैल्यू कोई भी एज्यूम कर लो, क्योंकि दोनों के अंदर सेम है, सो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एच की वैल्यू अगर तुम 2 ले लो, 1 ले लो, सही है, ये 1/2 ले लो, सही है। तो तुम्हारे पास जो है ना, यहाँ से जो भी टी आ रहा होगा, यहाँ से भी वही टी आ रहा होगा, राइट। तो लैंडिंग टाइम तो हमारे पास आ गया सेम और सेम, सही है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए तुम्हें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है, राइट। और जो डिस्टेंस है वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, राइट। और तुम्हें पता है कि एक को तुमने बदतमीजी से फेंका है, सही है, थोड़ी स्पीड से फेंका है, और दूसरे को तुमने जो है लेस स्पीड से फेंका है। तो तुम्हारे पास जो है, जिसको तुमने ज्यादा स्पीड से फेंका होगा उसका डिफरेंस ज्यादा होगा, और जिसको तुमने कम स्पीड से फेंका होगा उसका डिस्टेंस कम होगा। समझ रहे ना भाई? सही हो गया। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका डिफरेंट हो जाएगा, सही, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द हॉरिजॉन्टल स्पीड, राइट। एंड लैंडिंग टाइम शुड बी सेम, बिकॉज इफ यू कंसिडर द वर्टिकल मोशन, तो जो दोनों की वर्टिकल मोशन है उसकी जो क्वांटिटीज है वो सेम है, राइट। तो इस वजह से क्लियर हुआ, कई बात क्लियर हुआ। आज अभी आसान सा बेकार सा क्वेश्चन आ रहा है। a ball of a mass m travel vertically downward and then hit the ground, okay. इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है u, सही है। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है u, तुमने बहुत दफा ये क्वेश्चन किया होगा, लेकिन मुझे पता है तुम अभी भी तुम ये गलत करोगे क्वेश्चन, सही है। रीबाउंड का क्वेश्चन है, रीबाउंड के क्वेश्चन में तुम्हें इट रीबाउंड्स वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ v, ओके, सही है। स्पीड भी आ गई, सही है। द कोलिजन टाइम लास्ट द कोलिजन लास्ट टाइम डेल्टा टी, ओके। एवरेज रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। देखो तुम अगर डायरेक्शन का एक साइन और चेंज का एक साइन वो नहीं कंसिडर कर रहे हो, तो तुम्हारा जो है ना वो टेंशन हो जाएगी, सही है। तुम्हें पता है कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है, सही है। एंड चेंज इन मोमेंटम तुम्हें पता है कि एम फाइनल मोमेंटम, आई एम कंसिडरिंग अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, ओके। बाय द वे इन्होंने शायद कुछ दिया वो, इन्होंने, अबे यार, अच्छा चलो, एक सेकंड एक सेकंड करके देखते हैं। इन्होंने वैसे कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं की हुई, सही है। उन्होंने डाउनवर्ड वाली वेलोसिटी को भी यू कहा हुआ है, अपवर्ड वाली वेलोसिटी को वी कहा हुआ है, इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि क्या चीज़ है, सही हो गया। अच्छा जी, सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है वी, सही है। और माइनस, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है तो माइनस आ गया, और एम इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है माइनस यू, ओके, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सेट हो गया। इंसान बना लो इसको, सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एम वी प्लस एम यू, राइट। और डायरेक्शन तुम्हारे पास हो जाएगी अपवर्ड, डायरेक्शन तुम्हारे पास हो जाएगी अपवर्ड, सही है। क्योंकि जो डायरेक्शन होती है बेसिकली फाइनल, जो भी फाइनली बॉल रिबाउंड होने के बाद जहाँ पे भी जा रही होती है वो डायरेक्शन होती है, सही है। तो उस हिसाब से जो मेरा आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है, सही हो गया। अच्छा जी, डाउनवर्ड तो खैर पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, और एम वी माइनस एम यू, अगर है, अगर हम इन दोनों में से कोई एक देखें, कोई एक ढूंढे, और अगर लेट से अगर कोई बंदा जो है ना वो ऐसा करता, अगर कोई बंदा ऐसा करता कि वो इसको ना नेगेटिव ले लेता और इसको पॉजिटिव ले लेता, सही है। सो एम एंड देन माइनस वी, ओ, ओके ओके ओके, एंड देन माइनस एम एंड देन माइनस, सॉरी, एंड देन एम यू, ओके, डिवाइडेड बाय टी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सही है। तो अगर किसी किसी बंदे ने इसका उल्टा काम किया हुआ था तो उसके पास जो आंसर आ रहा था माइनस एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, राइट। और डायरेक्शन स्टिल अपवर्ड होती, राइट, क्योंकि तुम्हारे नेगेटिव साइन अपवर्ड को शो कर रहा है, राइट। सो बस ये तुम्हें बस देखना है, राइट, क्योंकि तुम्हें पता है कि वेक्टर के अंदर तुम दोनों तरह से काम कर सकते हो। डायरेक्शन आर्बिट्री होती है, राइट। अब तुम अपने हिसाब से डायरेक्शन लेते हो, तो अगर कोई बंदा नेगेटिव लेके काम कर रहा है तो उसका आंसर भी सही आना चाहिए, कोई बंदा पॉजिटिव लेके काम कर रहा है तो उसका आंसर भी सही आना चाहिए, राइट। तो इस वजह से
अगर तुम यहाँ पे देखो, जो जिस बंदे ने नेगेटिव लेके काम किया होगा वो वाला ऑप्शन दिया हुआ नहीं है इन्होंने, राइट? तो इस वजह से ए बी सी तीनों गलत हो गए एंड डी आपका सही हो रहा है। चलो जी आगे आ जाओ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कौन करवाएगा? मुबीन रीड कर लेगा भाई प्लीज। The resultant force F on a raindrop of बेटा mass. ये इतनी दूर से बोल लो, रोमांटिक हो, क्या वजह है? थोड़ा करीब तो आओ। सर अब आवाज आ रही? अबे एक सेकंड, मुझे नहीं आ रही, ये तुम लोग को भी नहीं आ रही भाई? नहीं नहीं, मुझे तो सही आ रही है सर तुम्हारी। कम आ रही है। अबे अब आ मैं, रही है। अरे बेहतरीन बेहतरीन, हाँ सही है सही है सही है। आ जाओ। The resultant force F on a raindrop of mass m falling vertically with velocity v is given by the equation F is equals to mg minus kv squared, where k is a constant and g is the acceleration of free fall. The falling raindrop eventually reaches a constant terminal velocity, which graph shows the variation of terminal velocity of the raindrop with mass m. हम्म। भाई कोई आ रहा है, समझ में आ रहा है इसका कोई आंसर? ये कल परसों किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने उसको कुछ ना कुछ तो टिका दिया था, पता नहीं सही आंसर था ही नहीं था, अल्लाह जाने। क्या कहते हो? अच्छा जी, ये टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है, ओके। एक बता देंगे, एक एक में से किसी एम या वी को। है ना, एक सेकंड पहले ना एक काम करते हैं, देखो उसने कहा है द रिजल्टेंट फोर्स एफ ऑन द रेन ड्रॉप ऑफ अ मास एम ट्रैवलिंग वर्टिकली, ओके फाइन। वेयर के, तुम्हें पता है ना ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है तुम्हें? रिमेंबर ना वो, एफ ड्रैग इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा एंड देन आर वी स्क्वायर, राइट? ये वाला फॉर्मूला है, सही, ये पूरी चीज को उन्होंने के लिया हुआ है, सही है, खैर। नो नीड टू रिमेम्बर इट, ओके। अब इन्होंने कहा द फॉलिंग रेन ड्रॉप इवेंचुअली रीचेस अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे पहुंच रहा है तो इसका मतलब है एफ क्या हो जाएगा? एफ जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो? एफ हो गया जीरो, फाइन। अच्छा जी, विच ग्राफ, ओके फाइन। अगर हम इसको कहें कि भाई, फिर उसके बाद हो जाएगा ये एम जी इज इक्वल टू के वी स्क्वायर्ड, ओके, सही हो गया। अच्छा जनाब, के इग्नोर करा दो, और तुम्हारे पास जो है, जो दूसरी वाली चीज़ है उसको भी इग्नोर करा दो। सी कैसे कह रहे हो बे? अब एक मिनट सॉल्व तो करने दो बे। सर उधर टर्मिनल वेलोसिटी दिए तो हम्म। वो हम वहाँ पे वो नहीं देखेंगे, लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। यार वो हो नहीं रहा ना कहीं पे भी, किसी में भी नहीं हो रहा। सर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ एम बन रहा है हाँ ना। हाँ, यहाँ पे बनाने दो तो वैसे ही बन रहा है। देखो के कांस्टेंट, तुम के को उड़ा दो, और जी भी कांस्टेंट है, तुम जी को भी हटा दो, सही है। तुम ये कह सकते हो कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एम, राइट? और तुम्हें पता है कि जब भी कोई चीज रूट होती है किसी की, तो वो तुम्हारे पास जो ग्राफ बना करता है, वो तुम्हारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है, राइट? रूट का ग्राफ इस तरह से बनता था, सही है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास वी है और अंडर रूट एम है, सही है, वो तुम्हारे पास ग्राफ इस तरह से बनेगा, सही हो गया। या सॉरी, अंडर रूट एम नहीं, जस्ट एम है, सही है। ये एम है, और तुम्हें पता है कि रिलेशन जो है वो वी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, सही है। ये तुम्हारे पास है। और अगर तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है किसी का स्क्वायर का रिलेशन है, तो तुम्हारे पास ग्राफ जो बन रहा होता है वो ऊपर को जा रहा होता है, सही। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ये ग्राफ यूँ जा रहा होता है, सही। अगर तो तुम्हारे पास जो है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर होता है, इस तरह से अगर होता, तो वी और एम का ग्राफ इस तरह से बनता, राइट? यानी डी का, सही है। सो अभी हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन है, सही है, क्लियर हुआ? सर बस एक बात बता दें, वो बोलिए एफ बोलिए। इक्वल्स टू की। एफ इक्वल, ब्रो वो टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच हो गया ना। तो देखो इन्होंने ना यहाँ पे किया ये, कि ये इन्होंने जनरल इक्वेशन बनाई हुई है जब वो एक्सेलरेट करा था, सही है। एंड दूसरी चीज, जब जो है वो नीचे आ रहा है ना, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर चुका है, सही है। अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर चुका है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करने के बाद जो है तुम्हें उसके बाद वाला आंसर चाहिए। तो जब तुम्हें उसके बाद वाला ग्राफ चाहिए, तो यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन, राइट? तुम्हें इस इक्वेशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसको चेंज करना होगा, सही है। तो वो तुमने इंसान बना दिया सर उसको। इसकी नॉन जीरो वेलोसिटी नहीं होगी? बिकॉज वो कह हम्म, रहा है इट रीचेस अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ तो फिर, तो लाइक मतलब वो आप जीरो से शुरू क्यों करेंगे फिर? नहीं नहीं, दोबारा बोलो, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। मतलब वो कह रहे हैं द फॉलिंग रेन ड्रॉप इवेंचुअली रीचेस अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ, तो मतलब उसकी पहले कोई वेलोसिटी नहीं होगी, या वो होगी जीरो से शुरू करेगा? होगी।
तो फिर हम लोग अबे फिर हम एक लोग मिनट, किस अबे ये अबे अबे करेंगे? अबे अबे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, भाई भाई, वो ये बोल रहा है कि एक रेन ड्रॉप है, सही है, वो रेन ड्रॉप गिर रहा है, उसकी कोई ना कोई एक टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो रही है, लेट्स से उसका मास था 5 ग्राम, सही है, 5 ग्राम। और जब वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को रीच किया ना, तो लेट्स से वो आ गया था 15 मीटर पर सेकेंड की टर्मिनल वेलोसिटी पे रीच किया उसने, राइट? सही है। अब आपने क्या किया, एक और रेन ड्रॉप ले लिया, लेट्स से 7 ग्राम का, सही है। अब आपने उसको रिलीज किया, सही है, जब आपने उसको रिलीज किया, तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी आ रही थी, सही है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ रही थी, लेट्स से स्क्वायर रूट है ना, तो अगर तुम इसको कर लो, दोनों का रेशो लो जल्दी से, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, इससे थोड़ा कुछ कम आ रहा होगा, सही है। 15, ये तुम्हारे पास आ रहा होगा तकरीबन, ले लो 19 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से, ओके, समझ लो। एक और रेन ड्रॉप ले लो तुम, क्योंकि देखो मास का उसने ग्राफ बनाया है, सो यू आर इंक्रीजिंग द मास। अगर तो एक ही, आप जो चीज पूछ रहे हो ना यूसुफ, वो आप एक पार्टिकल को या एक रेन ड्रॉप को लेके पूछ रहे हो, राइट? यहाँ पे वो चूंकि मास इंक्रीज कर रहा है, तो उसकी उसकी वजह से देयर शुड बी मल्टीपल रेन ड्रॉप, और एक की जिसकी वेलोसिटी कम होगी, ऑब्वियस, जिसका मास कम होगा वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाएगा, और जिसका मास ही नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, उसकी कोई टर्मिनल वेलोसिटी भी नहीं होगी, तो वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। फिर जिसका थोड़ा कम मास होगा, सही है, तो कम मास होगा, वो फिर उसी हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी ओके, पहुंचेगा, समझ रहे हो आप? तो सही। वो उस ऐसे में जी रिलेट जी। करना है। सही हो गया, परफेक्ट। चलो जी, भाई किसी और को भी कोई मसला है तो भाई प्लीज बोलो, आगे चलते हैं, वरना ओके नहीं है। आ जाओ भाई, अब्दुलरहमान ने करना है, अब्दुलरहमान बेटा रीड कर लेगा तो। Ball of mass m moving at a velocity v collides with a stationary ball of mass 2m. The two balls stick together. Which fraction of the initial kinetic energy is lost on impact? अच्छा जी, क्या होगा भाई? Okay. Uh, अच्छा, इन्होंने वैसे solve कहा हुआ है, एक सेकंड, एक dummy सेकंड, with अबे अबे अबे, मेरे को बताना है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, अच्छा रुको। देखो उसने कहा कोलाइड विद द स्टेशनरी बॉल ऑफ टू मास, सही है, थोड़ी सी बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, बगैर पिक्चर का मजा नहीं आता आजकल जिंदगी में, तुम्हें पता है। सही, ये आ गई। अच्छा जी, ये स्टेशनरी है, नॉट मूविंग, सही है, एंड ये मूव कर रहा है विद, अबे लो, विद स्पीड v, सही है, और इसका मास m है, 2m है, सही है। इन्होंने कहा कि द टोटल, द टू बॉल स्टिक टुगेदर ऑन द इम्पैक्ट, सही है, आफ्टर द कोलिजन तुमने बना दी काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई। अरे यार, सही है कि तुम्हारे पास आ गई, सही है, m और 2m, अबे यार, m और 2m, सही है। अच्छा जी, सो सबसे पहले तुमने क्या करना है, यू हैव टू यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, सॉरी, टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, और फिर उस आफ्टर द कोलिजन की जो वेलोसिटी आ रही है उसको यूज करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, सही है। तो खैर, तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास आ रहा है mv, सही है, इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, राइट? फाइनल मोमेंटम में दोनों का मास एडअप हो रहा है, तो 3m, एंड देन जो भी v आएगा, लेट्स से v डैश, ओके, सो हमारे पास m से m कैंसिल हो जाएगा, v/3, ओके। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल या स्टिक टुगेदर पार्टिकल, राइट? अब तुम्हें पता है कि इनिशियली जो काइनेटिक, ये कंजर्वेशन की कहानी याद है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की कहानी। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो भाई। इनिशियली जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो हाफ m, और इसकी सिर्फ इसकी मूवमेंट की वजह से आ रही है, इसकी मूवमेंट की वजह से आ रही है, ओके। सो हाफ m v²। आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आपके पास आ रही है हाफ m v/3², राइट? सो कर लो भाई, सॉल्व कर लो, 1/2 m v² - 1/2, एंड देन m, एंड देन v9², सही है। थोड़ा सा इसको इंसान बना लो। अच्छा जी, हुआ कुछ हुआ भाई? हाफ m v² - वन 3m नहीं ओवर होगा, जी भाई, वो 3m ओ होगा ना। माय बैड, माय बैड, माय बैड, 3m, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, 3m v², 3 1 3 3 एंड, अबे कुछ आंसर भी तो आ रहा होगा तुम लोग का। अच्छा, सर इन्होंने ना आपने वैसे, नीचे फाइनल माइनस इनिशियल किए? हाँ जी, इनिशियल माइनस फाइनल क्या हुआ वैसे तो। सर इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हो? अबे दोनों में से कुछ भी करो, तुम्हें सिर्फ वैल्यू चाहिए ना, नंबर चाहिए। अभी कोई ओ, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेक कर रहे हैं, सही है।
अच्छा जी, सो थ्री, अच्छा मैं अगर हाफ एम वी कॉमन ले लूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, देखो उन्होंने एक बदतमीजी की है यहाँ पे, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, सो मेरे पास बच जाएगा, यहाँ से तो वन आ रहा होगा सही, यहाँ से मेरे पास आ रहा होगा -1/3 सही है। 3 1 3 -1, 2/3, 2/3 आंसर आ रहा है, तुम लोग आ रहे हैं? तुम लोग आ रहे हैं? किसी का आ रहा है? एनीबडी जी सर आप वन आ ओवर रहा है? थ्री आ रहा था। किसी को ऐसा है कोई जिसको नहीं समझ में आया? यस। सही, स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर लिया है, ये तो वही था, इनिशियल वाला ही था ना। देखो देखो, समझ लो समझ लो, समझ लो, मैं समझाता हूँ, देखो सीन ऐसा है। देखो तुम्हें मोमेंटम वाली तक की तो समझ में आ गई होगी सही है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया है, और आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम निकाले, यहाँ तक तो समझ में, आफ्टर द कोलिजन स्पीड निकाली है बेसिकली, राइट। सो आफ्टर द कोलिजन जो इसकी स्पीड आ रही है वो 3 V/3 आ रही है सही है, ये कहानी है हमारे पास सही है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर निकालो, सो ये तुम ले लो बिफोर, सही है, ये तुम ले लो आफ्टर, सही है। तुम बिफोर माइनस आफ्टर करो, आफ्टर माइनस बिफोर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता सही है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चाहिए सही है, उसने ना तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ना तो एम और वी इंक्लूड किया हुआ है, राइट। सो दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन आंसर, राइट, इन वैल्यू, जो भी वैल्यू आ रही है सही है। बिफोर की मेरे पास आ रही है हाफ एम, सही है, और वी हमारे पास इनिशियली जो बॉल मूव करी है वो वी स्क्वायर के साथ मूव करी है, राइट। माइनस मैंने लगा दिया सही, आफ्टर द कोलिजन के लिए, क्योंकि चेंज हम निकालने लगे सही है, या लॉस हम निकालें, चेंज बेसिकली, राइट। 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 m, एंड देन V/3 स्क्वायर, राइट, सही हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो आपके पास हो जाएगा ½ m V² एंड देन -1/2 m V², एंड मैं अलग से लिख रहा हूँ, मैं अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/3, राइट। क्योंकि जब तुम V²/3 करोगे, तो V²/9 हो जाएगा, 3 1 3 3, ये वाला जो 3 होगा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब वो 9 से कैंसिल आउट होकर 3 बच जाएगा, राइट, सही है। फिर मैंने जो है ना 1/हाफ M V² को कॉमन निकाल लिया सही, ½ M V² को मैंने कॉमन निकाल लिया, 1/2 M V², राइट। यहाँ पे आ गया 1, सही, पहले वाली जगह पे इसकी जगह जिसको कॉमन निकालोगे 1 बच जाएगा, -1/3 यहाँ पे रह जाएगा सही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/3 आ जाएगा सही है, क्योंकि देखो उसने उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो दैट जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस फ्रैक्शन, वो फॉर्मूले के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है बाय द वे, ओके। सो ये 2 को वहां मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना वो फॉर्मूला गंदा सा देखेगा, वो आंसर नहीं आ रहा होगा फिर तुम्हारा, ओके। सर इसमें आप वो बता सकते हो वी स्क्वेयर के बार आपने 1/3 लिया और फिर आपने आगे कैसे निकाला? ओके, मैंने V² में 1/3 लिया, सही है, और मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया ना भाई, इस चीज को मैंने एक्सपेंड कर दिया भाई, अगर किसी को समझ में, ओके गुड हो गया, सही है। सो देखो मैंने इसको यहाँ पे, ये 3 m था, सही है, एंड इक्वल टू लगा के क्यों कर रहे हो ब्रो? वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस मांग रहा है ना, वो ये थोड़ी कह रहा है कि इलास्टिक कोलिजन है, सही है। अगर अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो फिर आप इक्वल टू लगाते ना, समझ रहे हो ना, और फिर आप निकालते, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं? खैर आ जाओ इब्राहिम, सुन लो जरा। V²/9 मैंने कर दिया, सही है। सो 3 1 3, 3 3 9, सही है, और फिर वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, सही है। सो 1/3 मैंने बस बाहर लिख लिया, इब्राहिम समझ रहे, प्लीज बोल। जी सर, सही हो समझा। गया। सो यहाँ तक मेरे पास ये आ रहा है, और फिर उसके बाद मैंने बस ½ M V² मैंने कॉमन ले लिया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मेरे पास बस यहाँ पे आ रही है 2/3, ओके, सही हो गया। एनी प्रॉब्लम? आ जाओ भाई, आई विश तो क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, तुमसे गंदी चीज पूछ रहा है, ओके। सो तुमसे कह रहा है कि सबमरीन इज इन इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम है, सही है, इन अ फुली सबमर्ज पोजिशन, व्हाट कॉजेज द अपसेट्स ऑन द सबमरीन। अच्छा वैसे तुम्हें पता है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो बेसिकली ये तो मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ये तो फिर स्टेशनरी होगा, दो में से कोई एक बात हो सकती है, समझ रहे हो? तो अगर तो ये जिस भी कंडीशन में, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। हम मान लेते हैं कि अभी ये स्टेशनरी है, लेट्स से, इन्होंने वैसे ऐसे कुछ बताया भी नहीं, बट मान लेते हैं कि स्टेशनरी है। यहाँ पे आ जाएगा इसका वेट,
सही है, अप थ्रस्ट होने वाला है ऊपर, राइट, और वेट और अप थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड बराबर होने वाला है, सही है, क्योंकि स्टेशन क्योंकि इक्विलिब्रियम पे, राइट। और अगर इन केस अगर ये मूव कर रहा है, सो अगर ये नीचे को मूव कर रहा होगा, सो ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगी, और अगर ऊपर को मूव कर रहा होगा तो ड्रैग फोर्स नीचे लग जाएगी, राइट। वो हम देखते हैं कि आंसर के अंदर बोल रहा है नहीं बोल रहा, सही है। अच्छा जी, तुमसे ये कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है द एयर इनसाइड द सबमरीन इज लेस डेंस देन द वाटर, देन द सी वाटर है। अच्छा देखो, ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है, सही है। अगर तो उसने कहा भाई कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, सही है, यानी मान लेते हैं कि स्टेशनरी है, मान लेते हैं कि स्टेशनरी, नॉट मूविंग अप नॉट मूविंग डाउन, वहीं पे खड़ा हुआ है, ओके, सही है। और तुमसे ये कह रहे हैं कि द एयर इनसाइड द सबमरीन इज लेस डेंस। तुम्हें पता है जो लेस डेंस होता है वो हमेशा ऊपर को जाता है, वो एक जगह ठहरता नहीं है पानी के अंदर, सही है। तुम्हें पता है लेस डेंसर गैसेज जो है वो ऊपर ट्रेवल कर जाती है, हाइड्रोजन वाइड्रोजन ऊपर निकल जाती है, सही है, हाइड्रोजन हीलियम। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना जो नीचे ऑक्सीजन वगैरह होती है वो नीचे होती है, समझ लो। तो अगर तो लेस डेंसर होता तो ये ऊपर को जाता मेनली और एक्सेलरेट करता ऊपर की तरफ, राइट, तो वो नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो रहा है, सही है। there is a difference in the pressure in the water pressure acting on the top and on the bottom of the submarine, right? This makes sense क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई difference in the pressure in the top and the bottom causes or creates or generates the upthrust, right? तुम्हें ये बात पता है, okay? And the third thing is okay, ये सही लग रहा है, by the way, the sea water exerts a greater upward force on the submarine than the weight। अगर greater upward force होती तो उसकी वजह से जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता, सही है, ओके। और जब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता तो, लेकिन क्वेश्चन में तो उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम पे है, तो इस वजह से आप इस चीज को भी इग्नोर कर दोगे, सही हो गया। तो ये चीज नहीं लग रही है। अच्छा, चौथी चीज, द सबमरीन डिस्प्लेसेस इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ सी वाटर। ओके, दिस सेंटेंस इज करेक्ट बाय द वे, बट इट हैज नथिंग टू डू विद अपथ्रस्ट, ओके, समझ रहे हो ना। स्टेटमेंट के अंदर हर चीज का सही होना डजंट मीन इट इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। वो क्वेश्चन से रिलेट भी होना चाहिए, राइट। कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा है, तुमने अब्बू का नाम बता दिया, सही बताया, बट वो रिलेटेबल नहीं है, राइट। तो ओके फाइन, आ जाओ भाई। अच्छा जी, तुमसे पूछ रहा है, एक मिनट ऊपर जाएंगे आप? कहाँ तक जस्ट वन भाई। सेकेंड। कुछ नहीं, बस ठीक है, बी था ना। हम्म। अच्छा जी, सो तुमसे कह रहा है कि टू फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड एफ एक्टिंग ऑन द एज ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट, ओके, the blade has a length A and B. What is the torque about the point P? तुम्हें पता है कि टॉर्क का सीन क्या होता है, कि वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ओके। सो अगर फोर्स इधर को लग रही है, सही है, यूं लग रही है फोर्स, राइट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला ले लोगे, सही है। वो तुम्हारे पास आ रहा है बी। अब तुम ढूंढने लगोगे पिवट कहाँ पे है, तो वो इग्नोर करा दो, ओके। बाय द वे उसने बताया हुआ है कि अबाउट पॉइंट पी, तो इसका मतलब है कि पिवट यहाँ से ले रहा है, राइट, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। बस हमारे पास है एफ बी हो जाएगा, सही है। ये हमारे पास जो है ना आंसर हो जाएगा स्ट्रेट अवे, सही हो गया। अब देखो, तुम अगर कुछ बच्चों ने ना रट्टा लगाया होता है इसका, प्लीज देखो वो गलत होता है। तुमने रट्टा लगाया होता है कि फोर्स टाइम ट्वाइस द डिस्टेंस, सही है, तो तुम ये करके आ जाओगे, ये मत करके आना प्लीज। देखो वो तब होता है ट्वाइस द डिस्टेंस कि जब जो है ना तुम्हारे पास, अगर मेरे पास ये भी बी दिया हुआ होता और ये भी बी दिया हुआ होता, तब मेरे पास जो है ना मैं ये कह सकता था कि ओके यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है, तो टू बी है, और इस वजह से, राइट। तो ये मत करके आना प्लीज, राइट। ये सिनेरियो के हिसाब से ये टू बी वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा होता है, राइट। कुछ टीचर जो है ना वो रट्टा लगवाते हैं, हमें भी हमारे टीचर ने रट्टा लगवाया था, लेकिन हम करके आ रहे थे तो हमारा गलत आ रहा था, सही। तो इसलिए प्लीज ये जरा ध्यान में रखना, ओके। चलो जी, आगे आ जाओ। ओए हो, टाइट क्वेश्चन आ गया। युसरा बेटा बेकार बैठी हुई, युसरा जरा रीड कर लोगी तो। A rod has a mass of 100 grams and a length of 50 centimeter. It is suspended by a chain at its end. The rod is held in equilibrium by having a mass of 60 grams suspended from its right hand end as shown. The center of gravity of the rod is a distance d from its left hand end. What is the value of d? हम्म। अच्छा, बाय द वे, अगर उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम पे, तो क्या क्या चीजें होंगी, जीरो या इक्वल। मतलब दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस इक्वल होंगे, ऐसे तो नहीं बोल गलती से। मोमेंट्स इक्वल होंगे। गुड गुड गुड, ओके। सो यहाँ से ये, अच्छा तुम्हारे पास बाय द वे ये पिवट है, ओके। उसने तुम्हें कहा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये, ओके फाइन, चलो आ जाओ।
वेट उसने दे रखा है, मास ऑफ द रॉड तुम्हें दे, अच्छा उन्होंने बाय द वे कहा भाई नॉन यूनिफॉर्म, तुम्हें पता चल जाना चाहिए सेंटर ऑफ वेट एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, ओके। तो तुम्हें ये भी पता है कि 100 ग्राम है, सही है, और ओके फाइन, चलो आ जाओ। ये यूं घुमा रहा होगा, सही है, जितने भी फोर्स ने सबको पिवट के अराउंड घुमा दो, सही है, जितनी भी फोर्स ने सबको पिवट के अराउंड घुमा दो, तो तुम्हारे पास ये चीजें आ जाएंगी। अच्छा जी, अब निकाल के चेक कर लेते हैं कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, सो ये वाली जो फोर्स आ रही है दैट इज 60। बाय द वे मास दिया हुआ है, तुम्हें फोर्स के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, कन्वर्ट करोगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें, सही है। सो 60 × 25, राइट, सेंटीमीटर के अंदर ही आप ले लो, कोई मसला नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड में, सही है। एंड कभी कभार हो जाता है, कभी कभार नहीं होता, राइट, तो तुम्हें अपना इतना सेंस बनना चाहिए कि तुम किस वक्त कैंसिल होगा किस वक्त नहीं होगा, ओके। एंड तुम्हारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा, अच्छा ये वाला डिस्टेंस तुम्हें लेना है, ये वाला डिस्टेंस तुम्हें लेना है, ओके। अब देखो तुम्हें पता है कि टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास है, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास है 25 है, राइट। सो 25 - d करोगे तो तुम्हारे पास ये वाला डिस्टेंस आएगा, 25 - d गिव्स यू दैट डिस्टेंस, ओके। एंड आपके पास जो है ना वो आ जाएगा, मास आपके पास आ जाएगा, इन्होंने कुछ दिया हुआ है 100 ग्राम, ओके, सही हो गया। एंड और तो कोई चीज़ नहीं है, 60 है, 50 है, सही है, एंड ओके, सही है, डिवाइड कर लो, सही है। सो 60 × 25 / 100 इज इक्वल्स टू 25 - d, ओके। सो d इक्वल्स टू 25 सर माइनस, 60 × 75 नहीं करेंगे? है कैसे भाई, ओए वो पिवट थोड़ी है, ये पिवट थोड़ी है, पिवट तो ये है ना भाई, ओ, ये ओके, तो सही सेंटर सही ऑफ सही। ग्रेविटी दिया हुआ है ना। 60 ओके इंटू सही। 25 / 100, सही है, वन ज़ा फोर ज़ा फोर, वन ज़ा फोर, A आ रहा है सर, कितना आ रहा है, ए आ रहा है, A आ रहा है 10 आ रहा है। सही आ रहा है, गुड हो गया। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, इसे रीड कर लोगे प्लीज। A light rigid rod XY has an object of weight W fixed at one end. The rod is in equilibrium, resting on a support at Z and a vertical wall at X. The support exerts a force R on the rod as shown. The diagram shows the directions but not the magnitudes of the forces R and W. What is the direction of the force on the rod at X? जनाब, अच्छा जी, कोई आइडिया? हम्म, सोच रही हूँ। चलो, अच्छा जी, वैसे उसने कहा हुआ है कि द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, पहली चीज उसने कही हुई है, रॉड है क्या, द लाइट रिजिड रॉड एक्स वाई आ रही है, सही है, और द ऑब्जेक्ट ऑफ वेट डब्ल्यू इज फिक्स एट वन एंड, ओके, ये आ रहा है, रेस्टिंग आर एन डब्ल्यू, ओके। अच्छा, सर क्या हम्म, सी होगा? क्या सी होगा ऐसा बोल रही हो? लग रहा है मुझे। सी, अच्छा, बच्चों को ये लग रहा है, तुम्हें सी लग रहा है, अच्छा जी, चलो देखते हैं। अगर देखो उसने कहा कि इक्विलिब्रियम पे आपने लाना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड एट एक्स, ओके। तो अगर आप सोचो, अगर मैं इसकी कंपोनेंट बनाऊं तो इसका एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, सही है, और एक कंपोनेंट ये बनेगा बाय द वे, सही है। अच्छा जी, और इन्होंने वैसे ये कहावत तो नहीं है कि हमारे पास फोर्स ऊपर तो नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि ये वाली फोर्स ऊपर आ रही है, सही है, ये बेसिकली इसको यूं मूव करवा रही होगी। जी मामा। सपोर्ट फोर्स आर, ओके। अगर हम इसको रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से सोचें, रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से अगर हम सोचें, सो ये वाली सर चीज, एक्स पिवट है। यार देखो उसने रॉड कहा हुआ है और इक्विलिब्रियम कहा हुआ है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं, यानी इक्विलिब्रियम यानी आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी और रिजल्टेंट मोमेंट दोनों जीरो करना है, सही है। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स जीरो करें और हम ये कह दें कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी हमें इधर, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से अगर हम सोचे तो हमें एक फोर्स तो इधर को चाहिए होगी, सही है।
अच्छा जी। और रिजल्टेंट मोमेंट के हिसाब से अगर हम सोचें तो हमें क्या चाहिए होगा? सही है, ये वाली फोर्स जो है वो हमें इधर को मूव करा रही होगी, सही है। ये वाली फोर्स हमें इधर को मूव करा रही होगी, सही है। तो उस हिसाब से तो हमारे पास ए बनना चाहिए। उस हिसाब से हमारे पास ए बनना चाहिए। अच्छा जी, एक सेकेंड, इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर आ रहा है 14 14। 14 का आपको आंसर दिया हुआ है, अल्लाह भला करे, डी दिया हुआ है आपके पास। डी आ रहा है भाई, डी आ रहा है। डी बोले तो ये बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से अगर हम फोर्स यूं लगाएं। Sir, can you make vector triangle for this? यार ओके, चलो बना के चेक कर लेते हैं। मेरे पास जो है ये वाली चीज़ यहाँ पे लग रही है, सही है। और ये लग रही है यहाँ पे। वेक्टर ट्राइंगल में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि मे बी आपके पास वो नहीं है, मतलब लेंथ साइजेस आपको बराबर नहीं दिए हुए, ओके। तो वेक्टर ट्राइंगल के हिसाब से ये बन रहा है। अगर आप देखो तो ये रिजल्टेंट बन रहा है, सही है। तो वो प्रोबेबली इट वोंट मेक सेंस। दूसरी तरफ नहीं होगा उसका एरो। हाँ, ऊपर को ऐसा बोलो। रिजल्टेंट का एरो है। सेकंड से फर्स्ट की तरफ बनाओगे ना? नहीं, Sir, closed एक सेकंड। triangle it says equilibrium. इक्विलिब्रियम है। अरे यार शिट, सॉरी, माय बैड। तो भी वो फिर ये बन जाएगा उससे तो। The diagram shows not the magnitude or the direction of the force at the rod x। नहीं यार, ये बन नहीं रही इसकी। अगर अगर हम वेक्टर ट्रायंगल भी बनाएं, ये ले रहे हो, सही है। वेक्टर ट्रायंगल के लिए यार मैग्नीट्यूड का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, सही है। और अगर आप यहाँ पे बना रहे हो, सही है, तो आपके पास से बन रहा है, सही है। और नहीं नहीं यार, ये भी बन नहीं रहा, अजीब से जा रहा है। खैर छोड़ो इसको, इसको देखेंगे, इसको देख के बताएंगे। अगर किसी के जहन में कुछ आ रहा है तो मुझे बताओ प्लीज, अगर नहीं आ रहा देन फाइन। ट्रायंगल, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप बस इसके हिसाब से देख लो कि इन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं दिए हुए, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सी फोर्स बड़ी होगी सर कौन ए सी फोर्स आएगा ना? छोटी होगी। ये नहीं आ रहा ना, इनका आंसर डी आ रहा है एक्चुअली। जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे आंसर ए बन रहा है, सही है। लेकिन वो ए एक्चुअली है नहीं, सही है। ये मसला है। खैर छोड़ छोड़ो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इसको इससे पर आते हैं, आगे आ जाओ। सर ए ही है मार्किंग स्कीम में। पक्की बात है। जी। हम्म, मेरे पास तो नहीं आ रहा भाई ए। कौन सा खोल लियो पे मार्किंग की? एक सेकंड, मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। क्या मैं इसका एम एस ले सकता हूँ? अबे यार ये तो दो। MS, ये 14 का डी बन रहा है भाई, समझ रहे? मेरे पास ए आ रहा है, पता नहीं क्यों। बेटा वो 11 13 की हम 13 कर रहे हैं, मई जून 13 कर रहे हैं। सर मैंने वही खोली हुई है। मई जून 2020 13। पक्की बात है। चलो पता नहीं। खैर, चलो देखना पड़ेगा फिर, अगर अगर ये अलग अलग आ रहे हैं फिर देखना पड़ेगा क्या सीन है। बट खैर ओके फाइन, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ, छोड़ते हैं इसको फिलहाल। आ जाओ भाई, इमाद जरा रीड कर लोगे इमाद? Liquid Q has twice the density of liquid R. At depth x in liquid R, the pressure due to the liquid is 4 kilopascals. At which depth in liquid Q is the pressure due to the liquid 7 kilopascals? ओके, क्या करेंगे भाई, एनी आइडिया? Sir, can we assume values for this? आई हाई, अच्छा चलो कर लो।
अगर लिक्विड आर की डेंसिटी ये है तो इसकी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ आर। सो ये आर की डेंसिटी है, ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ आर, एंड एट डेप्थ एक्स लिक्विड आर the pressure due to the liquid is 4 kilopascal. Okay, so pressure is equals to rho gh. Okay, at which depth q has a pressure due to 7 kilopascal. Okay, दो चीजें रिलेट कर रहे हो, सही है। एट विच डेप्थ, जी सेम है बेसिकली। सो प्रेशर ओवर रो एंड एच इज इक्वल्स टू प्रेशर ओवर रो एंड एच, राइट। सो पहले का जो आर है, आर के लिए हमारे पास आ रहा है 4 किलो डिवाइडेड बाय आर की जो डेप्थ है वो एक्स आ रही है, सही है, और आर की जो डेंसिटी है वो जस्ट रो ऑफ आर आ रही है, सही है। एंड इन्होंने कहा कि 7 किलो पास्कल हमें चाहिए, सही है, उसकी डेंसिटी 2 रो है, सही है, और इसकी जो डेप्थ है वो हमें निकालनी है, लेट्स से एक्स डैश। ओके, और या हम जस्ट एच ले लेते हैं, सही है। अब सिंप्लीफाई अगर आप कर लो, सो ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा, सो 4 2 8 कर लोगे, सही है, ये 2 वहाँ पे लेके जाओगे तो 4 2 8 हो जाएगा, के से के भी कैंसिल हो जाएगा, यानी किलो पास्कल, सो 7/8, और 7, अच्छा सॉरी गलत हो गया, 7, सॉरी 8/7 x, ओके, इज इक्वल्स टू 1/h डैश, राइट, तो वो उल्टा होके आंसर आ जाएगा, सही हो गया। सो 7x/8 आ जाएगा, 7x/8। ओके, क्लियर हो गया, कोई मसला भाई? नहीं। परफेक्ट है, चलो आगे आ जाओ भाई। आसाम रीड कर लेगा तो भाई। A trolley starts from rest at X, it rolls down to Y, and eventually comes to rest at Z. Which row is a possible summary of the energy changes during this process? ओके, उन्होंने सर कहा एक्स कि, रेस्ट तो हाँ बोलो एक्स बोलो, हमारे रेस्ट पे थी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी वहां पे। गुड हो गया, वो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जीपी होगी, सही है, और फिर वो चेंज होगी काइनेटिक में। सही हो गया, लेकिन वो जेड पे सेम हाइट गेन नहीं कर रहा तो मतलब एनर्जी लॉस भी हो रही है उसमें। सही है, तो वो हीट के थ्रू होगा अच्छा ऐसा काइनेटिक कह रहे हो, एनर्जी। सही है। अच्छा बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, राइट, काइनेटिक एनर्जी नहीं है यहाँ पे, सही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। और जब वो यहाँ से नीचे आ रहा होगा तो हीट भी लॉस हो रही होगी, सो इस पॉइंट पे जब आप आओगे x to y, सो पोटेंशियल एनर्जी और हीट लॉस ये दोनों होंगे, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट लॉस होगा, राइट, ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट हो जाएगा, राइट, समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे तो ये मूव नहीं कर रहा, नॉट मूविंग है, नॉट मूविंग का मतलब दो होता है, दो मतलब होते हैं, सही, एक तो उसकी एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि मूव नहीं कर रहा, और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी नहीं होगा क्योंकि मूव नहीं कर रहा, राइट। और जेड पे अगर आप आ जाओ, तो जेड पे तुम्हारे पास क्या होगा, अगेन यहाँ पे तुम्हारे हो गए काइनेटिक एनर्जी से प्लस हीट से, राइट, और यहाँ पे तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी बट हीट लॉस हो रहा होगा, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होगा पोटेंशियल के अंदर प्लस हीट लॉस, राइट, ये बन रहा है, डी बन रहा है, समझ लो। जी सर। सर अगर वो y जब z का डिस्टेंस सेम होता है x की तरह, तो फिर उधर हीट लॉस नहीं होती ना? दोबारा, अगर डिस्टेंस सेम होता, यस, तो फिर आप कह सकते हैं कोई हीट लॉस नहीं हो रही है, सारी की सारी जो है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक की से पोटेंशियल पे, पोटेंशियल से काइनेटिक, सही है। चलो भैया आगे आ जाओ, अब्दुलरहमान रीड कर लोगे जरा। A cylinder is heated, causing the air inside to expand at a constant pressure of 2.2 exponent 5 pascals. The expansion of the air causes the piston to rise through a vertical distance of 0.5 meters, doing 11 kilojoules of work. Frictional forces are negligible. What is the cross-sectional area of the piston? हम्म, Pressure is equals to force upon area. सही हो गया। अच्छा जी, अच्छा वैसे जो है इन्होंने प्रेशर दिया हुआ है और इन्होंने एनर्जी दी हुई है, सही है। अगर मैं
यहाँ से फोर्स को भी जो है ना डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये जितना डिस्टेंस ये उसने राइज किया है, और यहाँ पे भी मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, सो कुछ फायदा होगा क्या? मेरे को फायदा नहीं होने वाला। ये कितने मार्क का पेपर होता है एमसीक्यू? क्या चीज? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, कितना टाइम होता है ये एमसीक्यू के लिए पूरा पेपर? 1.25 घंटा होता है भाई। एक एक एमसीक्यू तकरीबन 1 मिनट का होता है, कुछ 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो कुछ। सही है। ठीक है। अच्छा जी, सो प्रेशर उन्होंने दिया हुआ, एयर प्रेशर तुम्हें ये दिया हुआ है, सही है। और कांस्टेंट प्रेशर है, सो 2.2, सही है। 2.2 तुम्हारे पास आ रहा है, एक्सपोनेंट 5 और इज इक्वल्स टू, क्या हमारे पास फोर्स है, फोर्स की बजाय हम वर्क डन इस्तेमाल कर लेते हैं, सही है। क्योंकि तुम्हें पता है कि फोर्स टाइम, बेटा ये इतनी डिस्टॉर्शन क्यों आ रही है अब्दुल आपके माइक से? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सही है। और ये हमारे पास जाएगा वर्क डन एक्सपोनेंट 3 के साथ, सही है। और आपके पास जो है ना, यहाँ पे ले लो एरिया, एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट में मैंने ले लिया 0.5, राइट? समझ लो। और अब इसको सॉल्व कर लो। आई विश कि तुम्हें समझ में आएगा, ये ना इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी कभार। सही है, बस तुम्हें जो है ना प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया को ऊपर भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वर्क डन बन जाएगा, नीचे वॉल्यूम बन जाता है, सही है। सो बट खैर अभी मैं वॉल्यूम नहीं बना रहा, ए को बस मैं सब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ से, राइट। 11 एक्सपोनेंट 3, राइट, ये निकाल दो कितना आंसर आता है, इंटू 0.5। सर ये वाला रिपीट कर दो एक बार। अबे पहले आंसर तो निकाल। यस, कितना आंसर आ रहा है? कोई है कैलकुलेशन वाला अल्लाह का एक बंदा है कोई? 0.1। 0.1 आप कह रहे हो, सही है, यानी डी बन रहा है। जी। सही हो गया। अच्छा जी, अब देख लो सीन ये है, भाई उसने जो है ना, ये एक क्वेश्चन आता है इसी तरह का, सेम कॉन्सेप्ट के साथ आता है, सही है। इसको समझ लो, एक ही दफे में बार बार ये आ रहा होगा, सही है, बार बार इसी तरह से करना होता है, ओके। तो देखो सीन ये है कि आपके पास जो है ना कभी कभार प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया वाला जो फॉर्मूला होता है उसको वर्क डन से रिलेट कर देते हैं या एनर्जी से रिलेट कर देते हैं, सही है। तो उसमें हम ये करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों जगह पे जो है ना एस एस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तुम्हें पता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट वो तुम्हारे पास वर्क डन हो जाता है, राइट। सो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो बन जाएगा, ऊपर जो है वो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बन जाएगा, और नीचे एरिया टाइम्स जो है हाइट बन जाएगा तुम्हारे पास वॉल्यूम, राइट। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास बन जाते हैं, समझ रहे हो आप? अब यहाँ पे फॉर नाउ यहाँ पे हमने इसको तो वर्क डन बना लिया, क्योंकि ये वर्क डन हमें दिया हुआ है, हमने वो वर्क डन रख लिया, राइट। लेकिन वॉल्यूम को हमने वॉल्यूम नहीं बनाया, क्योंकि हमारे पास 0.5 की हाइट थी, बेस एरिया में नहीं दिया हुआ था, राइट। तो हमने बस उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, समझ रहा भाई इब्राहिम? जी सर। सही हो गया। चलो भाई आगे आ जाओ। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि अम्म, उसका आंसर सी नहीं आ रहा पिछले वाले का। पिछले वाले का सी जो नहीं आ रहा है यार, लेट्स सी। 17 का डी आ रहा है, देखो। क्या मैंने कोई गलत ओके। मार्किंग की हो रही? जून 2020, हाँ 23 सही है, मार्किंग की तो सही खोली हुई है। और जून 20, हाँ सही आ रहा है। अच्छा जी, आ जाओ भाई। चलो। ओके जी, सो तुमसे कह रहे हैं कि बॉल स्लाइड्स डाउन द ट्रैक कर्व, ओके, एक्स से मूव कर रही है, एट पॉइंट एक्स द हाइट इज दिस, okay, and the speed of the ball at point X is this much. The friction force are negligible. What is the speed? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लगा दोगे तुम, सही। तुम्हें पता है कि एक्स पे जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, राइट। और यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, सही है। सो हाफ मास तुम्हारे पास आ जाएगा, नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। और वी स्क्वायर तुम्हारे पास आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर, राइट, प्लस एम जी एन एच, एच तुम्हारे पास है 0.4, राइट, इज इक्वल टू, फाइनली जो है वो तुम्हारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होगा, राइट। मास से मास को कैंसिल कर दोगे, यू विल बी लेफ्ट विद 2.5, 2.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी टाइम्स 0.4 इक्वल्स टू 1/2 एंड वी स्क्वायर, राइट।
सही, बस सॉल्व कर लो, वहाँ पे 2 वहाँ मल्टीप्लाई कर लो। तो सो 2as equals to v square minus u square नहीं कर वो सकते? भी लग सकते, वो भी लगा सकते हो। दोनों सेम ही फॉर्मूला, दोनों से ही ड्राइव करके आता है काइनेटिक। जो तुम्हारे क्वेश्चन 1 में आता है डेरिवेशन, वो यही तो थी जो आप बता रहे हो। काइनेटिक एनर्जी 2 as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रखोगे, काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, राइट। काइनेटिक एनर्जी को एक्सपेंड करोगे, ये बन जाएगा। सही है। तो खैर, अच्छा 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, +2 × 9.81 × 0.4। सही है, एंड होल थिंग अंडर रूट। सही, यही कर रहे होगे। ये देख लो, 2as = v² - u² लग रहा है। जी सर, वही चीज है। हम्म निकाल दो कितना आ रहा है। सी बन रहा है। 3 है 3.8। परफेक्ट हो गया। आ जाओ भाई। इब्राहिम ने रीड कर लो कि दूसरे वाले इब्राहिम ने करना है। The force diagram shown the force diagram shows an aircraft accelerating at the instant shown. The velocity of the aircraft is 40 ms minus 1, at which rate is kinetic energy increasing. ओके, एट विच रेट उसने कहा है, रेट का मतलब है पावर निकालने का बोल रहा है, समझ रहे हो ना। अच्छा जी। देखो, वर्टिकल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस्ड हैं, राइट। ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा होगा वो, समझ रहे हो। वो सिर्फ आगे पीछे की तुम निकाल के देख लो। सही है। रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारे पास आ रहा है 300 kN। ओके, ये फोर्स आ गई। सही है। फोर्स टाइम वेलोसिटी तुम्हारे पास पावर हो जाती है। सही है। सो 3 × 4 = 12, राइट। 3 0 यहाँ के आ रहे हैं, अच्छा जी। 1 2 3, और 3 0 यहाँ के आ रहे हैं। सही है, मेगा कुछ हो जाएगा, सी बन जाएगा इसका। सही हो गया। अरे बेकार क्वेश्चन था यार ये तो। ओए होए, ये तो हैवी चीज है। कैंडी ब्रो, तुम रीड कर सकते हो, तुम सिर्फ जो है चैटिंग कर रहे हो। इस बंदे को ना बोलने में इसकी ना नहीं पैदा होती। अच्छा जी। अरे रुबायत से नहीं कुछ कराया यार, सॉरी रुबायत, तो ये रुबायत कर रहा पूरा है। क्वेश्चन एक बार दिखाएंगे कैसे कैसे किया था आपने? अरे यार बस मैजिक थी, सिंपल सा, कुछ भी ओ नहीं है। पावर। पावर इज इक्वल टू ओ फोर्स ठीक टाइम है ठीक वेलोसिटी है। वाला फॉर्मूला लगाया। सही, बट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है यहाँ से। सही है। सर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी के लिए मास कहाँ से लाओगे। और चलो अगर ओ, मास ले आओगे, और फिर तो वेट मास तो नहीं वेट मिलेगा, ठीक है ठीक है, वेट ओके निकाल के सही तुम सही। मास लाओगे, बहुत लंबी होगी। सही है। फिर तुम स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोबारा से टाइम से भी मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि तुम्हें रेट निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रेट निकालना है, बोले तो पावर निकालनी है, राइट। तो कन्वर्ट कैसे, टाइम कहाँ से लाओगे फिर? समझ रहे हो। सही सही। तो जी। ये मसला है। ओके, आज अभी रुबाइया जरा रीड कर लोगे प्लीज। The diagram shows a simplified model of a building with four identical heavy floors. The spacing of the bottom floor from the ground is twice that of the spacing between the floors. Between each floor are equal numbers of vertical steel supporting rods of negligible mass compared with the floors. The rods are of different diameters so that the stress in each rod is the same. What is the ratio? Diameter of bottom rods over diameter of top rods. यार ये बड़ा मुश्किल सवाल था यार, कोई आइडिया दो यार, मुझे याद नहीं है ये सवाल कैसे करते हैं। अच्छा जी, चलो खैर करते हैं। 4 identical heavy floor, okay, from the ground is twice, okay, from the ground is twice the spacing between the floor, okay। so यहाँ पे जो भी फ्लोर है, सही है, यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 2D है, समझ रहे हो। ये उसने बता दिए, ओके। एंड उसके बाद उसने क्या बोला भाई कि between each floor are equal number of vertical steel support rod of the negligible mass compared with the floor, okay। the rod are different diameters, सही है। 4 फ्लोर्स हैं, फिर उसके बाद टॉप रॉड है, फिर मिडल रॉड है, फिर उसके बाद बॉटम रॉड है, ओके। द रॉड आर डिफरेंट डायमीटर सो दैट द स्ट्रेस इन ईच रॉड इज द सेम। अच्छा, इन्होंने ये भी बता दिया कि स्ट्रेस जो है वो आपके पास सेम आ रहा है।
सही है। द डायमीटर ऑफ द बॉटम रॉड डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द टॉप रॉड। ओके ओके फाइन। सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सही है। आपको ये पता है कि भाई स्ट्रेस दोनों का सेम है, सो आप ये कह सकते हो F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। सही है। या आप कह लो एफ टॉप टैप वाला और ये बॉटम ले लो। सही है। अच्छा जी। एरिया जो है वो तुम डायमीटर से अगर रिप्लेस करना चाहो तो तुम एरिया की जगह पे πd² / 4 रख सकते हो। सही है। यहाँ पे भी तुम जो है अच्छा ये टॉप के लिए है और πd² / 4 रख सकते हो और ये बॉटम के लिए। राइट, ये सब कैंसिल हो जाएगा। सो विल बी लेफ्ट विद फोर्स इन द टॉप डिवाइडेड बाय डायमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स इन द बॉटम डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ बी। तो सही हो गया। 2D नहीं होगा वहाँ पे? अबे रुक, तो अभी अभी मैं ऐसे फॉर्मूला बना रहा हूँ राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी ये टॉप का है। सही है। मैं अभी टॉप और बॉटम से इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जब वो टॉप और बॉटम हटा दूंगा तो फिर वो आ जाएगा। सही सही है। अच्छा जी। ओके जी चलो। सो डायमीटर ऑफ द बॉटम रॉड, ओके बॉटम रॉड 2D है। सही है। और टॉप रॉड, अच्छा ये सॉरी एक चीज़ भी मैंने गलत कर दी है थोड़ी सी। द स्पेसिंग ऑफ द बॉटम फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड इज फाइव। अच्छा जी। द रेशो, अगर तो तुम्हें रेशो निकालना है, इन्होंने बाय द वे में डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या हम डिस्टेंस से कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं क्या? आर ऑफ द डिफरेंट डायमीटर सो दैट द स्ट्रेस इन ईच रॉड इज द सेम। सही, स्ट्रेस सेम दिया हुआ है। और अगर तो आप इसी चीज़ को लेके लो तो फिर उससे फिर मेरे ख्याल से आंसर गलत बनेगा, क्योंकि हमें निकालना है डायमीटर ऑफ द बॉटम रॉड, डायमीटर ऑफ द बॉटम रॉड डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द टॉप रॉड। ओके, ये हमें निकालना है। सही है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा ऑन द फोर्स ऑन द बॉटम रॉड डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन द टॉप रॉड। राइट, ये हमें निकालना पड़ेगा। सही है। एंड अब ये जो फोर्स है इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बिल्डिंग 4 आइडेंटिकल हैवी फ्लोर, 4 आइडेंटिकल फ्लोर्स हैं। सही है। अच्छा जी। टॉप और बॉटम, अब मेरे पास अगर जो है वेट सेम ले रहे हैं, लेकिन वेट अगर आपके पास टॉप वाला है तो उस पे जो है वो 4 टाइम्स वेट होगा और बॉटम वाले पे 2 टाइम्स वेट होगा। सही है। सो अगर मैं यहाँ पे बॉटम का ले रहा हूँ, सो बॉटम वाला जो होगा दैट वुड बी एक्सपीरियंसिंग वेट 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 और वेट। सो बेसिकली वो 4 ऑफ द वेट एक्सपीरियंस कर रहा होगा। सही है। सो 4 वेट डिवाइडेड बाय जो टॉप वाला होगा दैट वुड जस्ट एक्सपीरियंसिंग द ओनली वेट। ओके। एंड जब आप इसको रूट कर दोगे, सही है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल कर दो, सो ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा फिर। सही है, 2 आ जाएगा। सो दैट वुड गिव मी दिस 2 एज द आंसर। एक सेकंड हो तो इसको चेक भी कर लेते हैं, ये मुझे इतना मजे का लग नहीं रहा पाया था। 20 का ओ, ए बन रहा है भाई, बेहतरीन हो गया तो। ए बन रहा है फाइन। लेकिन यार ये वाला ट्वाइस इस्तेमाल ही नहीं हुआ फिर, ट्वाइस ये वाला इस्तेमाल ही नहीं हुआ फिर, ये एक मसला है। बाकी जो सब सही हो गया, ट्वाइस वाला एक इस्तेमाल नहीं हुआ। एंड द रेस्ट ये आपने वाज किया क्या है? है। मैंने बस जो है ना पहले तो ये फॉर्मुलेट कर लिया इसको। सही है। और उसके बाद मैंने बस इनके जो फोर्सेस थी उनकी जगह पे उनके रॉड मैंने वो रख लिए, उनके वेट ले लिए। सही है। मैंने इसको मान लिया कि भाई ये डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू है, ये भी डब्ल्यू है। राइट। सो ये जो बॉटम रॉड है, इस बॉटम रॉड पे ये 4 रॉड रखे हुए हैं। सही है। तो इनकी इसकी वजह से मैंने 4 डब्ल्यू यहाँ पे ले लिए।
और ये जो टॉप रॉड है इस पे सिर्फ ये एक डब्ल्यू रखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये एक डब्ल्यू ले लिया। समझ पा रहे हो? बस मैंने वेट को लेके काम कर लिया। सही है, वेट एज अ फोर्स ले लिया, बाकी सब चीजें उसको उसके ऊपर रख के सॉल्व किया। क्या समझा? कौन समझा? कुछ समझा कि नहीं समझा? समझ गया? ओके जी, चलो आगे आ जाओ। अच्छा जी, इब्राहिम जरा रीड कर लोगे? पहले वाले नहीं करना है। It means the Achilles tendon in a rabbit's leg is stretched when the rabbit jumps. The graph shows the variation with tension of the length of the tendon. What is the strain energy in the tendon when the tension is 400 newtons? सर वो ग्रेडियंट क्या बताएगा इसका और एरिया क्या बताएगा? सर लेंथ ओवर टेंशन है तो सर एरिया में वो बताएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ओके। और ग्रेडियंट हमें बताएगा वन फोर्स ओवर अपॉन के। एरिया 1/, ग्रेडियंट ग्रेडियंट जी। वन ओवर के बता देगा, और ये आप कह रहे हो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताएगा। सही हो गया। अच्छा जी, लेकिन लेंथ ओवर टेंशन दिया हुआ है, सो लेंथ ओवर टेंशन में आपके पास ये वाला एरिया निकाल लो। सही है। ये स्टार्ट हो रहा है 35 से, 35 और जा रहा है 36, एंड देन 37। नहीं, ये आ जाएगा 37, 37 तक जा रहा है। 37 30, यार एक सेकेंड, 4 4 के डिफरेंस से अगर हम चलाएं, 36.4, 36.8, 37.2, एंड देन 37.6। सही है। सो 37.6 माइनस 35, सही है, इंटू इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1/2। सही है, मिलीमीटर से मीटर कन्वर्ट कर देना। सही है, ये वाली चीज़ कन्वर्ट होगी, यहाँ पे एक्सपोनेंट -3 लगेगा। फिर टेंशन 400 न्यूटन का है उन्होंने, तो आप 500 इस्तेमाल अरे कर रहे शिट हैं। शिट 37 शिट, न्यूटन नहीं माय है। बैड माय बैड माय बैड। अगर तो 400 आएगी तो यहाँ पे आ जाएगी, सो एग्जैक्टली भी 37 हो जाएगा। सही हो गया। और अगर एग्जैक्टली 37 लोगे तो 2 मिलीमीटर की आ जाएगी एक्सटेंशन। मेरे पास ये बन रहा है। सही है, इसको सही कर लो जरा। 1/2 × 37 -35, राइट। और मिलीमीटर टू मीटर कन्वर्जन हो जाएगी -3 × 400। सही है। चलो हो गया, डन है। इफ सो तो आगे आ जाओ। आ जाओ भाई, मुबीन ये तुमने करना है। A wave of amplitude A has an intensity I. After passing through a certain medium, the wave has a new intensity of I/4. What is the new amplitude of the wave? हम्म। वैसे तो I/2 हो जाना चाहिए, नहीं? आपको बताया कि भाई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर्ड, राइट। सो I/I1/I2 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर्ड ओवर A2 स्क्वायर्ड, राइट। सो पहली इंटेंसिटी है I, और दूसरी इंटेंसिटी है I/4। ओके। एंड पहले इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड है A², दूसरी इंटेंसिटी के एम्पलीट्यूड है वो आपको नहीं पता। सही है। सो ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो A² डैश इज इक्वल्स टू A², एंड आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 बस रह जाएगा। सही है। और जब रूट करोगे सो आपके पास जो है ये आ जाएगा A/2। सही है, ये आ गया आपके पास। चलो जी आगे आ जाओ। फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है तुमसे, आसान सी चीज़ है बाय द वे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम ले लोगे। सही है। और तुम्हारे पास जो है वो आ रही है एक वेव, डेढ़ वेव आ रही है 0.2 सेकंड के अंदर। सही है। 1.5 वेव जो आ रही है वो आपके पास आ रही है
0.2 सेकेंड के अंदर, सही है। सो एक वेव जितने भी सेकंड के अंदर आएगी वो आपके पास हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, सही है। वो आपके पास हो जाएगी टाइम पीरियड, सही है। सो दैट वुड बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो जीरो, फ्रीक्वेंसी 7.5 आ रही। सही है। 0.2 डिवाइडेड बाई 1.5 आ रहा होगा, और फिर जो है वो आपने उसको रेसिप्रोकल कर दिया होगा, ऐसे ही है। जी। सही है, 7.5 आप ले रहे हो, परफेक्ट है। आ जाओ भाई, रुबायत जरा रीड कर लोगे प्लीज। A loudspeaker is set up at the open end of a closed tube containing powder. When the loudspeaker produces sound of frequency 1200 Hz, a stationary wave is produced in the tube. The powder gathers at the nodes of the stationary wave as shown. The speed of sound in air is 336 meters per second. What is the value of distance x? ओके, क्या कहेंगे भाई? अच्छा जी, सो ये बेसिकली हमारे पास जो है इस तरह से कुछ बन रहा होगा, सही है। ओके, एंड अगर आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो, सो ये आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली वी हैव 1.5 वेव्स। ओके, सो अगर आपको पता है कि भाई v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, सही है, और 336 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1200 इज इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा में आप ले लो, अच्छा लैम्डा निकाल दो कितना आ रहा है, जो भी लैम्डा आएगा। और ये बेसिकली 1.5 लैम्डा है, क्योंकि ये 1 लैम्डा ये आ गया, 1.5 लैम्डा ये, राइट। सो एक्स इज बेसिकली इक्वल टू 1.5 लैम्डा या 3/2 लैम्डा। ओके, सो जो भी चीज़ आ रही है इसको मल्टीप्लाई कर दो कि आप 1.5 से, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, सही। Sir B. बी आ रहा है, ओके परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि स्टेशनरी सोर्स एस एमिट्स अ साउंड वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ, द न्यू सोर्स मूविंग, द सोर्स नाउ मूव अवे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सही है। और अगर अवे है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल गोइंग टू बी स्मॉलर। ओके, अच्छा जी, तो the frequency of the source S and the observed frequency are now both higher than F, नहीं, हायर तो नहीं होगी, लोअर होनी चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एस, अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स तो कांस्टेंट रहेगी, राइट, वो तो चेंज नहीं होगी। जो आपको सुनाई दे रही है द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लोअर, राइट। सो द सोर्स बोथ लोअर नहीं होगी, सिर्फ एक लोअर होगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस नाउ लोअर देन एफ। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स रिमेन्स द सेम। ओके, सो डी आपके पे बन रहा है, सही हो गया। एंड तुम्हारे पास ये लेंथ ये पूछ रहा है, तुम्हें इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। एक्स रे जो होती है वो एक्सपोनेंट -10 होती है, सही है। अल्ट्रा वायलेट जो होती है वो एक्सपोनेंट -8 होती है, सही है। रेडियो वेव जो होती है वो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 1 2 3 होती है, सही है। एक्सपोनेंट 2 होती है, और इंफ्रारेड जो होती है वो एक्सपोनेंट 5 6 होती है। ओके, सो दैट्स करेक्ट। ओके, चलो जी आगे सर आ जाओ। 25 का क्या आंसर है? 25 का, ट्वेंटी जी फाइव का सर। डी आ रहा है भाई, ठीक है सर। सही है। 26 का ए आ रहा है, सही है। 27 पे आ जाओ भाई, यूसुफ जरा रीड कर लोगे 27। A vertical tube is partially filled with water. A sound wave moves down the tube and is reflected by the surface of the water. The frequency of the sound wave is gradually increased from zero until a much louder sound is heard. Water is then removed from the table from the tube until a second louder sound is heard, which diagram shows the new pattern of the stationary wave that is formed. ओके, क्लोज एंड है, आपको पता है क्लोज एंड पे हमेशा एंटी नोड बनना चाहिए, क्योंकि पानी पानी अभी खत्म नहीं हुआ है, राइट। सो ये वाली चीज तो पॉसिबल नहीं है। से क्लोज एंड पे नोड बनता है, ओपन एंड पे एंटी नोड बनता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओपन एंड पे नोड एंटी नोड बनना चाहिए, नोड बना रही है, सही है। सी पॉसिबल है, डी फिर सी पॉसिबल है, होगा। सही है। सी पॉसिबल है क्योंकि ये सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक की ये बात हो रही है, सही है। कि आपके पास जो है अंटिल द फर्स्ट लाउड साउंड, एंड देन यहाँ पे सेकंड लाउड साउंड आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट लाउड साउंड आएगा, यहाँ पे सेकंड लाउड साउंड आएगा, सही है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओपन एंड पे बन रहा है, सही है। चलो ओके फाइन। अच्छा जी, तुमसे डिफ्रैक्शन के लिए पूछ रहे हैं कि डिफ्रैक्शन की तुम्हारे पास जो है ना वो कौन सी डायग्राम करेक्ट होने वाली है, सही है।
ए वैसे तुम्हें लग रहा है करेक्ट होगी, सही है, क्योंकि जब भी डिफ्रैक्शन होती है तो वाटर आउटवर्ड जो है ना इस तरह से मूव होता है, सही है, बी इज इनकरेक्ट, ओके। सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट, क्योंकि ये प्रॉपर सर्किल बनता है, राइट। डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि जो है ना छोटे यानी छोटी विड्थ से जो है ना आपके पास पूरा डिफ्रैक्शन बनेगा, इस तरह का बनेगा, गोल सा बनेगा। अगर आपके पास विड्थ ज्यादा होगी ना, मतलब अगर आपके पास विड्थ ज्यादा होगी देन इट लुक्स लाइक दिस, सही है, द वाटर लुक्स लाइक दिस, ओके। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट। चलो आगे आ जाओ भाई। अच्छा जी, डबल, ये आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं जानबूझ के खुद ही कर रहा हूँ, ओके। डबल स्लिट इंटरफेरेंसेस एक्सपेरिमेंट इज सेटअप यूजिंग द ग्रीन लाइट, ओके, ग्रीन लाइट आपको दी हुई है, सही है। द पैटर्न ऑफ द फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फॉर्म, ओके, विच सिंगल चेंज विल इंक्रीज द स्लिट सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, राइट। तो तुम लैम्डा इंक्रीज कर दो, यानी ग्रीन से रेड लाइट दे जाओ, सही है, और तुम डी इंक्रीज कर दो या तुम ए को डिक्रीज कर दो, सही है, इंक्रीज द स्लिट विड्थ ऑफ ईच स्लिट, ओके, नहीं होगा, सही है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है स्लिट विड्थ से डिफ्रैक्शन ज्यादा होने लगती है, डिफ्रैक्शन कम हो जाती है, सही है। और जब डिफ्रैक्शन कम होगी तो आपके पास ऑब्वियसली बात है लेसर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बनेंगे, सही है। ऑल दो सेपरेशन सेम रहेगी। मूव द स्क्रीन नियर टू द डबल स्लिट, सही है, तुम इसको डिक्रीज कर रहे हो, तुम्हें इंक्रीज करना है एक्चुअली में, राइट, क्योंकि तुम्हें एक्स को इंक्रीज करना है, तो उल्टा हो रहा है ये। यूज द स्लिट दैट आर फर्दर अपार्ट, ओके, तुम इसको फर्दर अपार्ट स्लिट सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो इससे हो जाएगा यूज द रेड लाइट। सर अगर हम डी नहीं, इंक्रीज कर रहे हैं तो उल्टा हो एक्स जाएगा। डी डिक्रीज कर रहे हो ना मालिक, इंक्रीज थोड़ी कर रहे हो। मूव द स्क्रीन नियरर टू द डबल स्लिट। है ना, तो डी डिक्रीज हो गया ना। मूव द स्क्रीन फार अवे होता तो फिर वो हाँ इंक्रीज जी। होता ना, सही हो गया। और यूज द स्लिट दैट आर फर्दर अपार्ट का मतलब है यू आर इंक्रीजिंग दिस, तो इसकी वजह से भी ये डिक्रीज हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, रेड लाइट वाला पॉसिबल हो जाएगा, ओके। आ जाओ भाई, यूसर रीड कर लो कि जरा। Light of a single wavelength from a distant point source falls normally onto the diffraction grating position with its lines vertical. The plane of the diffraction grating is at right angle to incident light. A student looks at the grating from a position near to the grating. What could the student see? जनाब, बिल्कुल सेंटर में उसने सेंट्रल पॉइंट सोर्स विद अ सीरीज ऑफ द पॉइंट सोर्सेज इमेज ऑन ईदर साइड, a central vertical line with a series of the spectra on either side, the series of the final vertical line, a single point source. With a vertical lines, okay, अगर वर्टिकल लाइंस हैं तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास ये सेंट्रल बन रहा होगा और फिर हॉरिजॉन्टली डिफ्रैक्ट हो रहे होंगे, राइट, यूं तुम्हें इसको दिख रहा होगा, सही। अ सेंट्रल सोर्सेज विद अ सीरीज ऑफ द सोर्सेज इमेज ऑन ईदर साइड, ओके, अ सेंट्रल वर्टिकल लाइन विद अ सीरीज, वर्टिकल नहीं होगा हॉरिजॉन्टल होगा, राइट, क्योंकि उन्होंने इसको वर्टिकल रखा हुआ है, देखो याद रखना प्लीज। अगर तुमने दो स्लिट ऐसे लगाई हुई है, अगर तुमने दो स्लिट ऐसे लगाई हुई, राइट, और पीछे से लाइट आ रही है, तो वो लाइट जो है वो यूं यूं डिफ्रैक्ट होगी, इस तरह से डिफ्रैक्ट होगी, राइट, यूं डिफ्रैक्ट होगी, समझ रहे हो। लाइट जो है वर्टिकल साइड से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट होगी, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डिफ्लेक्ट होगी, समझ रहे हो, तो ये याद रखना, सही है। अ सीरीज ऑफ फाइन वर्टिकल लाइंस, ये हो जाएगा फाइन वर्टिकल लाइंस, हाँ सही है, क्योंकि तुम्हारे पास सोर्स भी वर्टिकल है, यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, सही है, यहाँ से डिफ्रैक्शन होगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी, सही है, कोई मसला नहीं है। और तुम्हारे पास जो है ना विद इन, क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना वो लाइट सोर्स, अगर तो लाइट सोर्स यहाँ से आती, अगर तो लाइट सोर्स सिर्फ ये होती, सिर्फ ये एक पॉइंट होता, सही है, तो तुम्हें यूं हॉरिजॉन्टली स्प्रेड आउट दिख रहा होता, राइट। लेकिन चूंकि इन्होंने बहुत सारी लाइट सोर्सेज दी हुई है, तो तुम्हें जो है ना इस तरह से स्प्रेड आउट ये इस तरह से दिख रहा होगा, राइट। एंड अ सिंगल पॉइंट सोर्स नहीं दिखेगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना मल्टीपल सोर्सेज है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसका, सही है। सेंट्रल वर्टिकल, देखो ये दो शुरू के जो दो इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि ये हैव लाइक बहुत सारी लाइट्स जो है ना वो पास हो रही हैं, सही है। तो इस वजह से जो है ना आपके पास जो आउटपुट बनेगा वो सीरीज ऑफ द लाइंस की फॉर्म में बनेगा, यानी डॉट्स जो होंगे वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बहुत सारे आ रहे होंगे, राइट। तो उस वजह से जो है ना ये करेक्ट इस तरह से बनेगा, समझ लो। चलो जी, ये कहानी हो गई है, ये नहीं है सिलेबस में। The unit of the electric charge in a coulomb is a coulomb. Okay, what is meant by the one coulomb? Okay,
The charge passing a point in 1 second when the current produces 1 joules of work done. Okay, तो कूलम बेसिकली एम्पियर सेकंड होता है, सही है डेफिनेशन अगर तुम याद करो. सो द चार्ज पासिंग अ पॉइंट 1 सेकेंड व्हेन द करंट प्रोड्यूसेस 1 वाट. 1 वाट गलत लिखा हुआ है इन्होंने, यूनिट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, सही है. द चार्ज पासिंग अ पॉइंट 1 सेकेंड व्हेन द करंट ऑफ 1 एम्पियर. ओके दैट्स करेक्ट, सिंपल सी डेफिनेशन है. ओके आ जाओ भाई, जरा ये रीड कर लोगे, अब्दुलरहमान रीड कर लोगे तो. Two copper wires are joined together and carry a current as shown. Wire B has a diameter D and wire Q has a diameter 2D. What is the ratio? ओके सो मेरे ख्याल से तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, सही है. और इन्होंने वायर पी दिया हुआ है, वायर क्यू दिया हुआ है, करंट सेम होने वाला है, सही है. और क्या चीज़ सेम होने वाली है, टू कॉपर वायर्स, कॉपर वायर है, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया. एंड डिफरेंट है, सही है, ये भी सेम है. और आपके पास बेसिकली अच्छा एक को अगर हम लिख सकते हैं पाई डी ओवर 4 स्क्वायर, राइट. तो हमारे पास जस्ट डी स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये जो रिलेशन बन रहा होगा, अगर आप इस रिलेशन को देखो तो बेसिकली ये सब चीजें इसके अंदर सेम है. एन क्यू इज इक्वल टू ए वी, राइट. ए वी अलग अलग है, राइट. तो आप ये कह सकते हो कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, राइट. ये आप कह सकते हो दो दो सिनेरियो के लिए, राइट. अब अगर तुम इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहो डायमीटर के टर्म में, तो पाई D1 स्क्वायर ओवर 4 V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर ओवर 4 टाइम्स V2, राइट. पाए 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 सब कैंसिल कर दोगे. सो सिंपली तुम्हारे पास बचा होगा D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2, राइट. ये तुम्हारे पास बच रहा होगा. अब तुम इसको सॉल्व कर लो, सही है. सो इन्होंने कहा हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी, सही है. सो वी पी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, वी क्यू यहाँ पे ले आते हैं, सही है. और D2 स्क्वायर जो है वो तुम्हारे पास है 2D स्क्वायर डिवाइडेड बाय जस्ट डी स्क्वायर, राइट. तो तुम्हारे पास 4 का फैक्टर आ रहा होगा, सही है. आसान सी चीज़ है, बस सिर्फ तुम्हें ये फॉर्मूला रिलेट करना है. ओके जी, आ जाओ भाई, ईश्वर रीड कर लोगी तो. ईशा है नहीं, ईशा भागी हुई है. अच्छा जी, फिर हसाम रीड कर लेगा. A power supply of EMF and negligible internal resistance is connected in the circuit shown. There is a current of 3 ampere in the 4 ohm resistor. What is the value of V? आया आंसर आया. अच्छा वैसे वैसे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर इसका 3 एम्पियर का करंट है और इसकी रेजिस्टेंस 4 है, इसकी रेजिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पे करंट डबल जाना चाहिए, राइट. 6 एम्पियर का करंट होना चाहिए, सही है. वोल्टेज दोनों का सेम होगा क्योंकि पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं, सही है. तो तुम निकाल लो टोटल करंट, बाय द वे यहाँ से आ रहा होगा 9 एम्पियर का, राइट. 9 एम्पियर का करंट, सही हो गया. समझ रहे हैं ना भाई. तो जी तो सही हो गया. सो 3 9 3 27 यहाँ से आ जाएगा, सही है. एंड 3 4 12 यहाँ से आ जाएगा, राइट. ऊपर भी 12 होगा, नीचे भी 12 होगा, बट उन 12 को तुमने ऐड नहीं करना होगा, राइट. क्योंकि पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, अलग से वोल्टेज 12 यहाँ पे नहीं होगा, सही. सेम वोल्टेज 12 यहाँ पे होगा. सो ट्वेंटी 27 सेवन plus हाँ 27 + 12 करना चाहिए, करोगे तुम, सही है. सो 29 39, सही हो गया, सी आ गया. चलो जी आगे आ जाओ. इब्राहिम ब्रो जरा रीड कर लोगे, दूसरे वाले इब्राहिम ने करना है. The wire of a heating element has the resistance R. The wire breaks and it is replaced by a different wire. Data for the original wire or the replacement wire are shown in the table. What is the resistance of the replacement wire? ओके अच्छा जी, चलो डन हो गया. सो आर इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए, सही है. सो तुम्हारे पास जब सिंपली सॉल्व कर लो, सही है. पहले वाले की जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो यही आ रही होगी, सही है. दूसरे वाले की जो रेजिस्टेंस आएगी वो आपके पास आ जाएगी. अच्छा जी, इसके अंदर हम वैल्यूज रख लेते हैं, सही है. सो जो दूसरे वाले की जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 2 रो, ओके, एंड देन एल एंड देन 2D. अब सही है, पाई D² ओवर 4 के अंदर आप रख लो 2D, सही है. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, 2 यहीं पे रहने दो, सही है. 2 यहीं पे रहने दो, रो एल ओवर, और 2 का स्क्वायर कर दोगे, सही है. 2D² डिवाइडेड बाय 4
सही है। सो वो कैंसिल आउट होके बस रह जाएगा 2 ρl/πd², राइट। ये तुम्हारे पास आ जाएगी न्यू की, राइट। और जो ओल्ड की जो रेजिस्टेंस होगी ना वो तुम्हारे पास होगी, अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे, ρl/πd²/4, राइट। 4 को अगर तुम रेसिप्रोकल करके ऊपर भेजोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, राइट। सो तुम्हारे पास जो है 1/2 का रेशो आ रहा है, राइट। जो न्यू वाली है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है, यानी ओल्ड वाली से, समझ लो। अगर तुम इसको ओल्ड ले लो और इसको न्यू ले लो, बस ये फैक्ट 4 और 2 के फैक्टर अलग कर लो, राइट। सो ओल्ड/4 इज इक्वल टू आर न्यू/2, राइट। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। सो तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा होगा 2 को अगर यहाँ भेजोगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सही है, सही बन रहा होगा। क्लियर हो गया? सर ये आखिर वाला पार्ट नहीं समझ आया, ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? अच्छा जी, एक बात बताओ कि ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया न्यू वाले का? जी जी जी। सही है। ओल्ड वाले का भी समझ में आ गया? मैंने सिर्फ दोनों दोनों को एक्सपेंड करके डायमीटर की फॉर्म में बस से वो रखा हुआ है, ये भी जी समझ में जी आता सर। है? ओके। अब मैंने जो है ना दोनों से 4 को यहाँ पे ले आया हूँ, सही है। यहाँ से मेरे पास आर ओल्ड डिवाइडेड बाय 4 कर दिया मैंने, तो पीछे मेरे पास बच गया ρl/πd², राइट। यहाँ पे मेरे पास है आर न्यू, सही है, डिवाइडेड बाय 2 मैंने यहाँ पे कर दिया, ρl/πd² यहाँ पे रह गया, समझ लो। मैंने फिर दोनों को इक्वेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीज़ सेम है, यहाँ पे भी ये अच्छा चीज़ सेम है। उससे वेट कर दी, जी हाँ, जी सर ठीक। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ भाई। इब्राहिम रीड कर लोगे? दूसरे वाले पहले वाले ने करना है। A fixed resistor and a variable resistor are connected in a series with a cell that has internal resistance as shown. The graph shows a variation of quantity x with the resistance R of the variable resistor as R is increased from 0 to its maximum value. What could x represent? ओके, व्हाट कोड एक्स रिप्रेजेंट, सही है। अच्छा, Current? पक्की बात है? द करंट इन द सर्किट। देखो अगर तुम इसका फॉर्मूला बनाओ, तो जो ईएमएफ होगा दैट वुड बी इक्वल टू आई टाइम्स R1, सही है, R1 लेट्स से प्लस आर वेरिएबल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट। तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास, नहीं, कैसे बोलेंगे यार इसको, द करंट इन द सर्किट। देखो करंट इन द सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस आर से, राइट। तुम आर बढ़ाओगे, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तुम आर इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, राइट, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही होगी, राइट। तो आर, ये आर जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विद आई, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास जस्ट सीरीज सर्किट लगा हुआ है, सही है। तो ये तो नहीं हो सकता, करंट तो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल ये कांस्टेंट रहेगी, सही, वो तो चेंज नहीं हो सकती, राइट। अच्छा जी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। जैसे जैसे तुम इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे, जैसे जैसे तुम इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे जो है वो इसकी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लॉस होगा कम होना चाहिए ना? वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो करंट कम होगा तो वोल्टेज लॉस भी कम हो जाएगा, सो ये भी नहीं होगा, समझ लो। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ये हो सकता है, जैसे जैसे तुम इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है ना, तुम्हारे पास जो है क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो वोल्टेज लॉस कम होगा, सही है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा, तुम समझ लो। आई विश तो कि समझ में आ गया होगा। सर जी रेजिस्टेंस सर। जब बढ़ाएंगे तो हम्म, बोलो बोलो। ये आप दोबारा समझा देंगे, आखिरी पॉइंट देखो समझ जब नहीं आया। रेजिस्टेंस तुम बढ़ाओगे इसकी, सही है, तो करंट सर्किट के अंदर कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी, राइट। जब सर्किट के अंदर करंट कम होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज लॉस होगा वो भी कम हो जाएगा, सही है, वोल्टेज लॉस डिक्रीज होगा। जब वोल्टेज लॉस डिक्रीज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो ईएमएफ हो तो कांस्टेंट है, राइट। सो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो इंक्रीज आपको ये दिख रहा है, सही हो गया। जी सर। चलो ओके जी, आगे आ जाओ। आसाम जरा ये कर लोगे प्लीज। A cell of EMF 4 volt and negligible internal resistance is connected to a fixed resistor
of resistance 1 ohm and a potentiometer of maximum resistance 3 ohm as shown. Which range of potential differences can be obtained between the terminals X and Y? इन्होंने ना बस थोड़ी सी होशियारी की हुई है, सही है। ये आ गया 3, ये आ गया 1, राइट, 1 फिक्स है, सही है। जब सर तुम पहले हम्म जीरो, और पहले तो 0 ओम और 3 ओम के बीच में हम निकालेंगे ना वोल्टेज, देखो, ताकि रेंज। जब तुम इसको यहाँ पे ले जाओगे, जब तुम इसको यहाँ पे ले जाओगे, सही है, तो तुम्हारे पास जो है ना 0 वोल्ट आ रहा होगा, समझ रहे हो। और उ, उसकी वजह ये है कि भाई बीच में कोई कंपोनेंट ही नहीं आ रहा, सही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, सही है। तो इनिशियली तो स्टार्ट होगा जीरो से, ये तो ए हो सकता है, ये तो बी हो सकता है, समझ रहे हो? और दूसरा जो है कि इसको मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाओ, इधर ले जाओ, सही है। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आप लेके जाओगे तो आपके पास जो है वो 4 वोल्ट के आप निकाल लो कितना आता है, सही है। सो 3 की आपके पास रेजिस्टेंस आ रही होगी, 4 का आपके पास ये होगा, 4 ये आ गया, 4 1 4, 3 आ तो रहा है। 3+1, 3+1 करके करंट निकालेंगे और अबे फिर इंटू। अबे इतनी खुआरी करेगा तो मालिक बुढ़ापा आ जाएगा। आर तो वन ये ओवर आपने आर वन कैसे प्लस किया ये आप अरे समझा देंगे? R1 + R2 टाइम्स वी इन, सही हो गया। मैंने ये अच्छा, ये फॉर्मूला फॉर्मूला। लगाया। अबे ये याद रखो ना, सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, सही है। अब देखो सीन क्या है। देखो, तुमने दो काम करने हैं, सही है। जब तुमने तुमने ये देखना है कि भाई तुम एक्स को मूव कर सकते हो, राइट, सॉरी वाई को मूव कर सकते हो, एक्स फिक्स है, राइट। और वाई को तुम यहाँ पे ले आओगे, राइट, एक पोजीशन। वाई को तुम यहाँ पे ले जाओगे दूसरी पोजीशन, राइट। जब वाई को तुम यहाँ पे लाओगे इस जगह पे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके बीच में वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई कंपोनेंट ही नहीं है। और जब कंपोनेंट नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, राइट। तो तो यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल, बोला ना कि वाई मूव हो सकती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मूवेबल तो था। पोटेंशियोमीटर ऑफ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस 3, पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है ना, पोटेंशियोमीटर का मतलब ये है कि तुम इसकी नॉब को घुमा 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 के यहाँ पे जाओगे तो वो पूरी 3 की रेजिस्टेंस देगा। जैसे तुमने पेपर P3 में नहीं किया था, अभी करके जा रहे हो, वायर दी हुई थी, वायर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेंथ के स्टार्टिंग में कनेक्ट करोगे तो जीरो लेंथ हो जाएगी, जीरो लेंथ की वजह से जीरो रेजिस्टेंस आएगी। और बिल्कुल 100 सेंटीमीटर की लेंथ पे लगाओगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाएगी, समझ पा रहे हो ना। बस वो जी जी। कॉन्सेप्ट है, बस वो कॉन्सेप्ट है, सही है। तो तुम्हारे पास एक दफा इसकी रेजिस्टेंस जीरो करके चेक कर लो, और एक दफा इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम करके चेक कर लो, दो दफा करोगे आंसर आ जाएगा, सही है। सो जब आप इसकी रेजिस्टेंस जीरो कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा, ओके। सो जीरो रेजिस्टेंस अगर हम कर लें, ओके, सो आपके पास आ जाएगा 0 / R1 विच इज 1 ओम, 1 ओम + 0, राइट, टाइम्स वी इन आपके पास है 4 वोल्ट, राइट। तो ये आपके पास जस्ट सब कुछ जीरो वीरो हो गए आपके पास, ये बच जाएगा वी आउट इज इक्वल टू जीरो, सही सर इनिशियली। इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन वैसे एक सवाल है, ये जो हाँ, करंट चूजेस लीस्ट लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, वो तो पैरेलल के लिए होते हैं ना, पैरेलल सीरीज के में लिए होता तो। है ये, हाँ ये सीरीज है, जी जी, वो उसमें नहीं लगा, सीरीज में सेम ही रहता है, ठीक हो गया। सही। और फिर यही काम आप कर लोगे। सो 3/1 + 3 × 4, ओके। सो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो 3 आपके पास आ जाएगा, समझ पा रहे हो भाई, प्लीज बोलो। जी सर। चलो, ओके भाई, आगे आ जाओ। कुछ बच्चों का ये वीक था मेरे ख्याल से, किसी है कोई ऐसा बच्चा है जिसका ये वीक है, पार्टिकल पार्टिकल फिजिक्स किसी का वीक है। अगर तुम सब स्ट्रांग समझ रहे हो फिर यूसरा करेगी, यूसरा जरा रीड कर लोगी। Radiation from a radioactive source in a range of a few millimeters in air and can be detected by an electric field. Which type of radiation is being emitted? अच्छा, वैसे शायद ये ओ लेवल्स वाली लॉजिक है, सही है कि फ्यू जो होता है क्या है, आता है कुछ आता है। Alpha radiation. अल्फा होगा, वेरी गुड हो गया, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाता है, सही है, तो फाइन, बट ये अभी नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, सही निकल चुका है। खैर आ जाओ भाई, बीटा पॉजिटिव डिके ये भी करके जाओ। Which equation describes the process of beta plus decay? क्या चीज क्या बनती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, Proton neutron बनते हैं. सही है। और तुम्हारे पास बीटा प्लस निकल जाता है, और तुम्हारे पास न्यूट्रिनो निकलते हैं, नॉट एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, सही है। तो आपके पास अप डाउन डाउन ए आपके पास आ जाएगा, सही हो गया। सो अरे नहीं, सॉरी सॉरी, गलत होगी, गलत सर सी नहीं होगा। सॉरी सॉरी, माय बैड। सर सी।
अरे अरे मेरी जान, सॉरी, अप डाउन, ओके फाइन। सर सही है। हाँ बोलो। ये बीटा पॉजिटिव का बता दिए, बीटा नेगेटिव का भी लिख सकते हैं साइड पे। बिल्कुल लिख देते हैं भाई। बीटा प्रॉब्लम। नेगेटिव। सर अगर न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो उसका वो जीरो जीरो ही रहेगा ना हाँ मास जी, और मास जीरो जीरो, जी जी जी, मास चार्ज दोनों जीरो जीरो रहते हैं। सही हो गया। और बस ये हो गया, सही है, चलो पेपर हो गया। अब बेटा ये जरा होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुनते हुए जाना, सही है। मई जून 2013 हमने कर लिया है। तुमने जो होमवर्क तुम्हें करना है वो तुम्हें करना है जून 2019 का वेरिएंट 12 और वेरिएंट 13, सही है। देखो मैंने कल जो होमवर्क दिया हुआ था वो मैंने कल होमवर्क दिया हुआ था, ये होमवर्क दिया हुआ था, कल का ये होमवर्क है, सही है। कल हमने मई जून 11, सही है, और जून ये कर लिया था, सही, ये दो पेपर हमने किए थे, सही हो गया। तो अब जून 2020 के तीनों पेपर हो चुके हैं, और जून 2019 के भी तीनों पेपर मैंने होमवर्क में तुम्हें दे चुका हूँ, सही है। एंड बस ये हो गया, सही है सर। पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज इन्वर्सिबल। ब्रो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रवायत, वैसे करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सही है। चलो, चलें जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।